सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ये जो है लेक्चर नंबर है पार्ट 2 यूनिट वाइज पीवाईक्यू सीरीज का, जिसमें हम यूनिट 8 पहले कवर कर रहे हैं। तो यूनिट 8 के मैंने ऑलरेडी आपको दिसंबर और जून के भी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के दोनों पेपर्स कवर करा दिए थे, वो भी यूनिट वाइज। ठीक है, इसी के जो पॉलिटिकल प्रोसेस के यूनिट से जो क्वेश्चन आए थे वो हमने कवर कर लिए। आज हम मार्च वाले कवर करेंगे 2023 के क्वेश्चन। और जिसने नहीं देखा, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसका स्टार्टिंग में मैंने आपको सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको उस वीडियो में बताई है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसमें क्या कवर करेंगे, ओवरव्यू मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ठीक है, तो आप पहले पार्ट 1 देखना, फिर ये पार्ट 2 देखना। और इसके अलावा हम 2017 के पेपर ऑल भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो 2017 की भी पेपर देख लेना, प्लेलिस्ट में सारा लाइन वाइज दे रखा है। ठीक है, तो आपको आई होप ये हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ सारा क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 2023 मार्च का शिफ्ट 1 के क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? एग्जिट पोल इज अ पोस्ट इलेक्शन पोल which is conducted when an electoral walks out after casting his or her vote. सो बेसिकली इसमें एग्जिट पोल की डेफिनेशन दी हुई है कि अगर आप कहीं पे भी वोट डालने जाते हो और वोट डाल के जब आप वहां से एग्जिट करते हो कि आपने वोट हो गया, आपने एग्जिट कर लिया, ठीक है, इलेक्शन के बाद पोस्ट इलेक्शन पोल बोलते हैं इसको। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और स्टेटमेंट 2 दे रखा है ओपिनियन पोल की डेफिनेशन, कि ओपिनियन पोल एक तरीके का रिसर्च सर्वे होता है जो कि कंडक्ट किया जाता है किस चीज के लिए, ताकि लोगों का ओपिनियन जान सके इलेक्शंस के बाद। ठीक है, इलेक्शंस के बाद लोगों का ओपिनियन जानने के लिए उन्होंने क्या वोट किया, कैसे किया, वो ओपिनियन पोल कंडक्ट किया जाता है। स्टेटमेंट 2 ये कह रही है। अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत। तो आंसर आपको ऑलरेडी दिख चुका है, सॉरी फॉर दैट। तो स्टेटमेंट आपकी सही है कि ये एग्जिट पोल की डेफिनेशन है। पर स्टेटमेंट 2 जो है आपकी फॉल्स है, कि आफ्टर इलेक्शंस ओपिनियन लिए जाते हैं पब्लिक के, ये एक तरीके का सर्वे होता है, ये चीज जो है वो गलत है, क्योंकि ये बिफोर इलेक्शंस होता है। ठीक है, आफ्टर इलेक्शंस नहीं, बिफोर इलेक्शन। इलेक्शन से पहले लोगों का ओपिनियन जानेंगे ना, तभी तो वो एक तरीके की पायलट स्टडी भी कहलाएगी, राइट। तो ये होगा हमारे यहाँ पे बिफोर इलेक्शंस आना था, और ये वाली सही है, ये आफ्टर इलेक्शन होता है। ठीक है, एग्जिट पोल क्या होता है? आफ्टर इलेक्शन, और ये बिफोर इलेक्शन। यही चीज आपको एक्सप्लेनेशन में भी दे रखी है। एग्जिट पोल का ये जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे देख लीजिए आप। ओपिनियन पोल बिफोर इलेक्शन, एग्जिट पोल आफ्टर इलेक्शन, और ये सारी बातें वही सेम लिखी हुई है कि सर्वे होता है जहाँ पे लोगों से उनके ओपिनियन पूछे जाते हैं कि वो किसको वोट करने वाले हैं इलेक्शंस में। ठीक है, और ये सारे की पब्लिक का एक जानकारी ली जाती है कि कि कौन बीजेपी के सपोर्ट कर रहे थे, या कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, या आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनके बातों से पता चल ही जाता है। और तो जो वोटिंग है वो तो हमारी एनॉनिमस होती है, हम बाध्य नहीं है कि हम अपना वोट बताएं किसी को कि हमने किसको वोट किया, बट स्टिल ये पायलट स्टडी की जाती है। फिर मैच द फॉलोइंग का दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पे कि डीएमके, एआईडीएमके, टीडीपी और पीडीपी, आपको पता है एक पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में ही पॉलिटिकल पार्टीज का एक सेक्शन है जिसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो आपको ये बताना है किसके फाउंडर कौन थे। ठीक है, कौन सी पार्टी के कौन फाउंडर है। थोड़ा सा पॉज करके सोच लो और देन करेक्ट आंसर बताओ। तो वैसे कुछ बच्चों को करेक्ट आंसर दिख गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो इसका एक बार हम देख लेते हैं किसके कौन से लीडर हैं। जैसे डीएमके के जो लीडर है वो है सीएन अन्नादुराई, एआईडीएमके के जो लीडर है वो है एमजी रामचंद्रन, टीडीपी के लीडर है एनटी रामाराव, और पीडीपी के लीडर है मुफ्ती मोहम्मद सैयद। तो मैं सोच रही थी कि एक अलग से वीडियो बना दूं जिसमें हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ होंगी, उसके एक तरफ सिंबल्स होंगे, और उसके बाद उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो होंगे। ठीक है, तो ऐसा एक वीडियो बना देंगे, और उसमें आपको मैं ट्रिक से याद करा दूंगी कि किसका क्या है, और क्रोनोलॉजी में हम याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको यहाँ पे याद कर लो अगर हो सकता है तो, नहीं तो आपको वीडियो अलग से मिलेगा तो उसमें भी हम ट्रिक से अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि ये क्रोनोलॉजी में नहीं है ना कब कौन सी पार्टी आई, तो सिर्फ डीएमके से है अन्नादुराई, और ये तो फेमस पार्टीज है तो इनका नाम भी आपको बताना चाहिए। जैसे एआईडीएमके, जिनके आपके एआईआर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो राम जी है हमारे। देन रमा राव है तो टीडीपी रमा राव, पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सैयद। ठीक है, तो महबूबा मुफ्ती ऐसे करके कुछ याद रख लो पीडीपी का, है ना। अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको क्रोनोलॉजी में इन सबको लगाना है, राइट। ये आपके सामने है। देन चिपको मूवमेंट, जल सत्याग्रह, अपिको मूवमेंट, जन लोकपाल मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब इसके ईयर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट हमारा आता है 1973, एपिको मूवमेंट 1983, नर्मदा बचाओ आंदोलन 85 में, 2011 में जन लोकपाल मूवमेंट हुआ था, और जल सत्याग्रह हमारा 2012 में हुआ था। तो पहले हम चिपके
फिर एपिको, फिर एपिको के बाद हम बचाओ, बचाओ के बाद किसको बचाओ, लोकपाल को बचाओ, और लोकपाल को बचाओ कैसे, वो बेचारा बेहोश हो गया है लोकपाल, तो हमें उसको बचाना है, तो कैसे बचाएंगे, हम उसके ऊपर जल छिड़केंगे, पानी छिड़केंगे और उसको बेहोश से वापस लेकर आएंगे। तो ऐसी कोई कहानी से आप याद कर सकते हो ना, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए। तो जरूरी नहीं है कि हर बार यही नाम आएंगे, वो तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे कि एक ही नाम ऐसा आ जाए, बहुत चांसेस 10% चांसेस है कि दोबारा से सेम क्वेश्चन रिपीट हो। बट स्टिल अगर आपको ये बताओ कि हाँ बचाओ पहले आया था, फिर बचाया किसको था, लोकपाल को बचाया था, और जल सत्याग्रह से बचाया था, जल की मदद से वो बेहोश हो गए थे लोकपाल जी, उसको हमने जल डाला उनकी सर आंखों पे और वो होश में आ गए। तो ऐसा कुछ याद रहेगा। और चिपको और एपिको है, चिपको एपिको, चिपको एपिको यानी कि सीए, जो बच्चे सीए की पढ़ाई कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ऐसे याद हो गया। अब ईयर्स तो हम याद नहीं कर सकते, पर ऐसे कहानी से तो एटलीस्ट याद कर सकते हैं ना कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में। तो 73 और 83, तो 73 में सी और 83 में ए। 73 83 ये दोनों आपको 10-10 साल का गैप है, और सीए का जो वो कोर्स करते हैं कॉमर्स वाले वो हो गया। बाकी इसकी मैंने आपको कहानी बताई दी। और ये याद रख लो कि लोकपाल और जल जो है उसमें सिर्फ एक साल का गैप है, 11 और 12, 11-12 लोकपाल को जल से उठाया। देखो 5 मिनट के अंदर हमने शिफ्ट 1 खत्म भी कर लिया। अब इस जल्दी कोशिश करेंगे जैसे कवर करें। शिफ्ट 2 आ गया 2023 मार्च में, पॉलिटिकल साइंस। हु हैज कंसेप्चुअलाइज्ड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडिफाइस इन टर्म्स ऑफ अ सीमलेस वेब? किसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सीमलेस वेब बोला है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, काफी बार रिपीटेड हुआ है, आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले पार्ट 1 जरूर से देख के आना, तभी पार्ट 2 देखना, आपको और अच्छे से आइडिया रहेगा। तो यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्रैनविल ऑस्टिन। सुना होगा आपने, इससे पहले भी रिपीटेड पीवाईक्यू है ये। तो सीमलेस वेब ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की है। ग्रैनविल ऑस्टिन से हम ऑलरेडी कम से कम 3-4 क्वेश्चन कर सकते हैं, एक उनकी बुक से, एक उनके कोर्ट से। तो जिन्होंने 2017 से लेकर अभी तक मुझे फॉलो कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने पहले के प्लेलिस्ट के सारे देख लिए हैं, आपको अब ये इजी रहेगा सॉल्व करना, है ना। तो आपको वो देखना है इससे पहले। टू डिस्क्राइब द इंटररिलेटेड नेचर ऑफ डिफरेंट प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो डू लाइक एंड शेयर। ठीक है, सो फिर ये तो हो गया हमारा सिविल क्यों बोला है, क्योंकि हमें उनको ये बताने के लिए कि जैसे एक वेब होता है ना, एक जाला होता है, वो आपस में कैसे जुड़ा हुआ होता है, सारे उसके ऐसे 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 करके जाला बना हुआ होता है। तो वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग अलग जो प्रोविजन है वो एक तरीके से जाले से बुने हुए हैं। ठीक है, आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। देन अकॉर्डिंग टू ग्रैनविल ऑस्टिन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ डेस्परेट प्रोविजन नहीं है, कि ऐसे नहीं कि हमने कोई भी प्रोविजन एक साथ इकट्ठे कर दिए और जोड़ दिए, नहीं, सिर्फ ये ऐसा नहीं है। इंस्टेड एक कोहेरेंट और इंटरकनेक्टेड होल है। ठीक है, हम इसको एज अ होल पढ़ सकते हैं, कि आपको कोई भी अगर प्रोविजन दिखेगा ना, तो वो एक प्रोविजन कहीं ना कहीं दूसरे प्रोविजन से आपको कनेक्टेड दिखेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में एक होल वेब की तरह इसमें बनाई गई है। तो बेसिकली ये इसका मतलब था कि अगली बार अगर आ जाए कि सीमलेस वेब ग्रैनुलर ऑस्टिन ने क्यों कहा है, या ऐसा एजर्शन रीजनिंग में आ सकता है ना कि क्यों कहा है, तो वाई वाला भी क्वेश्चन आते हैं आजकल। तो आपको पता होगा कि इसका रीजन क्यों कहा है, कि कोहेरेंट और इंटरकनेक्टेड होल है, एक वेब की तरह इंटर रिलेटेड नेचर है डिफरेंट प्रोविजंस का। ठीक है, कभी आपको लिखा जाए कि डेस्परेट प्रोविजंस है, तो नहीं, डेस्परेट प्रोविजंस नहीं है। देन ईच प्रोविजन ऑफ द was linked to and influenced by other provision। वही मैंने आपको बताया, एक प्रोविजन दूसरे प्रोविजन से लिंक्ड है, एंड टुगेदर ये एक सीमलेस वेब बनाते हैं, और जिसमें हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारी वैल्यूज हैं, जो कि इंडियन स्टेट को फंक्शन करने में हेल्प करती हैं। फिर ऑस्टिन ये भी बोलते हैं कि एक सीमलेस वेब है जो कि जिसमें जो कि कंप्राइजिंग ऑफ सोशल रेवोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं इस वेब में, इस वेब में है हमारा सोशल रेवोल्यूशन, नेशनल यूनिटी, ठीक है, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, जो हमें मोटिवेट करती है, गाइड करती है, इंडियन लीडर्स को गाइड करती है किस चीज के लिए, और उनको इवन मोटिवेशन के अलावा उनको कॉन्स्ट्रेंट भी, मतलब कहीं ना कहीं रेगुलेट भी करती है, रिस्ट्रिक्शन भी लगाती है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो इंडियन लीडर्स तो अपनी मर्जी से कुछ भी करते, लेकिन अब वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाध्य है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो उसको वो रेगुलेट भी करते हैं, उनसे वो मोटिवेशन भी लेते हैं। इन इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, उसके प्रोविजन को इंडियन लीडर्स इसका सहारा लेते हैं। जैसे होता है ना, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हम उनसे डरते हैं, उनके सामने जबान नहीं लड़ाते, इसलिए नहीं कि हम उनसे डरते हैं बस, बल्कि इसलिए हम क्योंकि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और हमें रेगुलेशंस लगाते हैं, तो वैसा ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। Then, therefore, the concept of seamless web by Granville Houston highlights the importance of understanding the interconnectivity of different constitutional provisions and need to view the constitution as a holistic document
होलिस्टिक डॉक्यूमेंट की तरह हमें देखना है, ना कि आइसोलेटेड प्रोविजंस की तरह। तो कभी यहाँ पे लिखा आ जाए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक आइसोलेटेड प्रोविजन है, ना कि होलिस्टिक डॉक्यूमेंट, मतलब स्टेटमेंट को उल्टा करके भी दे सकता है ना आपको फंसाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब मैंने आपको पूरा समझा दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र प्रसाद भट्ट कौन से मूवमेंट से जुड़े हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली चिपको मूवमेंट। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट है चंद्र प्रसाद भट्ट का, आपने नाम सुना होगा। उत्तराखंड का ये मूवमेंट था, 1973 का भी हमने पढ़ा भी पिछले थोड़ी देर पहले। और गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया था, लॉगिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक प्राइवेट कंपनी को टू कट डाउन ट्रीज। ठीक है, तो सरकार ने वहां पे बोला था कि हम सारे ट्रीज काट देंगे। और जो भट्ट थे, चंद्र प्रसाद भट्ट और जो अलग दूसरे विलेजर्स थे, फिर उन्होंने इसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट किया। उन्होंने ट्रीज को जाके चिपक गए, हक कर लिया ट्रीज को कि हम इनको काटने नहीं देंगे। और जो प्रोटेस्ट था, फिर इवेंचुअली ऐसा हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा, वो कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना पड़ा और ट्रीज उन्होंने नहीं काटे। ठीक है, फिर इसके बाद यही इनके की लीडर्स है और इन्होंने ये मूवमेंट जो था स्प्रेड, इस मूवमेंट ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया सब लोगों को कि हमें डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, पेड़ हमारे लिए कितने महत्व है। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस इस मूवमेंट से हम उन्होंने दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऐसी कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करती है? ठीक है, पहली नेशनल पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट, तो असम गण परिषद, मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनल पीपल्स पार्टी या बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। सो द करेक्ट आंसर इज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? थर्ड, नेशनल पीपल पार्टी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कि ये एट नेशनल पार्टी थी, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, ऊपर नीचे हो गई है। ठीक है, पूरा एक ही सेंटेंस है कि एट नेशनल पार्टी थी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज की थी, नेशनल पीपल्स पार्टी। और इसको पहली रीजनल पार्टी बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट की, जिसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला था। ठीक है, ये पार्टी कब बनी है, कब अब ये बना है इसको नेशनल स्टेटस? 2013 में। तो आपको ये ईयर भी याद रखना है। किसकी पार्टी है, इसके लीडर कौन है? तो पूर्णो अगितोक संगमा। तो पूरा याद ना रहे तो पीए संगमा के नाम से हम इनको जानते हैं, तो पीए संगमा। ठीक है, एक जो कि कहाँ की पार्टी है? मेघालय की। मैं संगमा कहाँ के हैं? मेघालय के हैं, एट्थ है। ठीक है, जो जो मैं सर्कल किया है बस उतना इंपॉर्टेंट है। और ये जो पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी रीजनलिज्म पे बेस्ड है और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। बाकी आपको कि क्या क्या कंडीशंस होती है नेशनल पार्टी की वो पता होनी चाहिए। कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक नेशनल पार्टी बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो 6% ऑफ वैलिड वोट्स होने चाहिए आपके पास इन पोल इन एनी 4 और मोर स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा। तो अगर लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं या फिर विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, दोनों में से कोई एक। ठीक है, और लिखा है ना, और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं तो आपको कम से कम 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में, 4 5 6 जितने भी हो, उससे ज्यादा स्टेट में आपको कम से कम 6% वोट आपके फेवर में होने चाहिए। और एंड इन एडिशन इट विंस 4 सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। और इन एडिशन आपके पास कितनी सीटें होनी है? 4 सीटें होनी चाहिए लोकसभा में। ठीक है, तो वो 4 सीटें हो सकता है आपको किसी एक ही स्टेट से मिली हो, या फिर हो सकता है वो आपको बहुत सारी स्टेट से मिला के मिली हो। मतलब वो कैसे भी मिली हो डजेंट मैटर, पर 4 सीटें लोकसभा में और 6% वैलिड वोट्स होने चाहिए कम से कम 4 स्टेट्स के। 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में आपके 6% वैलिड वोट्स होने चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। तो बाय चांस या कुछ हो जाता है कि आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेशनल पार्टी नहीं बन सकते, आप मतलब जो पार्टीज है वो। ठीक है, तो नहीं बन सकते तो आपके पास सेकंड कंडीशन का ऑप्शन है कि आप फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो सेकंड कंडीशन ये कहती है कि कम से कम आपके पास 2% सीट्स होनी चाहिए। कहाँ पे? लोकसभा में। लोकसभा के जब जनरल इलेक्शन होंगे तो आपको कम से कम 2% सीट सिक्योर करनी है। यहाँ पे 4 सीट्स थी, तो परसेंट में और नंबर में का फर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 सीट्स की बात थी ना, यहाँ पे 2% की बात हो रही है जनरल इलेक्शन में। प्लस एक और कंडीशन साथ ही साथ कि कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स, और जो कैंडिडेट्स चुन के आएंगे वो कम से कम 3 राज्यों से चुन के आने चाहिए। वो तीन जो मतलब जो कैंडिडेट्स हैं 3 राज्यों के होंगे और उनके पास 2% होंगी। बताइए, ये दोनों मिला के कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहले वाले में भी 6% प्लस 4 सीट, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए तब। अब मान लो कि अब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, तो थर्ड कंडीशन ये है कि इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। तो थर्ड कंडीशन थोड़ी सी इजी है कि अगर आपको 4 राज्य कोई भी आपको एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो आप नेशनल पार्टी बनने के लिए भी एलिजिबल हो। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करके आम आदमी पार्टी जो थी नेशनल पार्टी बनी थी।
तो टोटल अभी आज के टाइम पे 2023 नहीं 2024 तक भी अभी 6 नेशनल पार्टीज हैं। और आपको मैंने अभी बोला कि एनपीपी जो थी, ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊं तो मैंने बोला ना 8th नेशनल पार्टी थी, तो मैम आप तो कह रहे हो कि 6 पार्टीज है, तो भाई 2 पार्टीज का स्टेटस ले लिया गया है, अभी 6 पार्टीज ही हैं। उस टाइम पे जब 2013 में 8 पार्टीज थी। अब आपको बताना कौन सी 2 पार्टीज का स्टेटस ले लिया है, कमेंट सेक्शन में बताओगे, थोड़ा एंगेजमेंट भी बनी रहेगी और आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ हमने खुद से सर्च करके बताया। अब 6 पार्टीज कौन सी है, एक तो बीजेपी, दूसरी कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी, ये तो तीन जो है मेन चलती रहती है, न्यूज में आती है। इसके अलावा और कौन सी है भाई, तो सीपीआईएम जो जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बोलते हैं, और एक कौन सी है यही वाली नेशनल पीपल्स पार्टी, और 6 बहुत बीएसपी। अच्छा इसका पता होना चाहिए, इसका लोगो है, ये हैंग हो रहा है थोड़ा। वैसे ही बाकी सबके भी लोगोस पता होने चाहिए, जैसे झाड़ू, कमल, हाथ, आप सबको इनका तो पता ही है। सीपीआईएम का जो आपको पता है वो एक जो ऐसे तलवार टाइप्स कुछ ऐसे बना हुआ है ना, अब उसको क्या बोलते हैं, उसको भी याद नहीं आ रहा, जो मतलब आरी टाइप्स कुछ होता है जिससे फार्मर्स के लिए कुछ ऐसा होता है, मैं कभी हिंदी में नहीं समझ आ रहा क्या बोलते हैं उसको। बाकी और जो बीएसपी है उनका तो पता ही है आप सबको, हाथी है उनका सिंबल, तो ये याद रहना चाहिए। प्लस इनके जैसे अरविंद केजरीवाल हैं आम आदमी पार्टी के, ठीक है, बीजेपी का पता ही है, कांग्रेस का पता ही है, सीपीआईएम का अगर आपको जैसे मायावती है बीएसपी की, तो वो पता होना चाहिए, मतलब कुछ कुछ लीडर्स जो इनके अभी चल रहे हैं प्रेजेंट में, और जो फाउंडर लीडर्स है वो भी, ठीक है। तो हम इससे अलग से सेशन कंडक्ट करेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ नेशनल पार्टीज है, और भी पार्टीज जो मेन पार्टीज है हमें स्टेट पार्टीज भी पढ़नी होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट करके भी एक हमारा सब यूनिट है, सब यूनिट यानी कि सब्जेक्ट या टॉपिक बोल लो, सब सब्जेक्ट और टॉपिक्स होते हैं ना, हर हर यूनिट के टॉपिक्स होते हैं, सॉरी। तो उसमें से एक टॉपिक हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है, तो वहीं से ये क्वेश्चन है, लैंग्वेज के बेसिस पे कौन से स्टेट्स बनाए गए थे, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर नागालैंड। तो हिंट दे देती हूँ, इसमें से 3 स्टेट हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए थे, अब आप पॉज करके सोचो कौन से थे। तो ये थे पहले हरियाणा, आंध्र और महाराष्ट्र, ये 3 हमारे लैंग्वेज के बेसिस पे बने थे। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा एबीसी, तो एबीसी हमारा फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, और आंसर 1 ये रहा, ठीक है। इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट करना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं। सो एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो हरियाणा, आंध्र प्रदेश और ये जो बने थे लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पे बने थे, ठीक है। जैसे हरियाणा जो था पंजाब से बाहर, मतलब पंजाब से बना था, ठीक है। सो 1966 में बना था ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स। आंध्र प्रदेश 1953 में बना था बाय मर्जिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द फॉर्मर मद्रास प्रेसिडेंसी विद द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ हैदराबाद स्टेट। तो हैदराबाद में कुछ तेलुगु स्पीकिंग थे और मद्रास में कुछ लोग तेलुगु बोलते थे, तो इन दोनों को मर्ज कर लिया और तेलुगु स्पीकिंग के नाम पे एक नया स्टेट हमने बना लिया आंध्रा, कि आंध्रा में सारे तेलुगु स्पीकिंग लोग रहेंगे, तो मद्रास और हैदराबाद वाले आंध्रा में आ गए। देन महाराष्ट्र बना 1960 में बाय डिवाइडिंग द बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट। बॉम्बे स्टेट था, दो दो लैंग्वेज बोली जाती थी वहाँ पे, गुजराती और मराठी। तो महाराष्ट्र जो था मराठी लोगों के लिए बना दिया गया और गुजरात गुजराती लोगों के लिए बना दिया गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं कंटेक्स्ट ऑफ अदर 2 स्टेट्स क्या था। तो मध्य प्रदेश जो है, क्योंकि अब ये हमने बोला कि मध्य प्रदेश और नागालैंड लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बने हैं, तो फिर किस बेसिस पे बने थे, तो मध्य प्रदेश बना था 1956 में बाय मर्जिंग द हिंदी स्पीकिंग एरियाज ऑफ फॉर्मर मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट्स जो थे विद द मराठी स्पीकिंग एरियाज ऑफ फॉर्मर सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा आपको याद रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ना कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से आया था पिछली बार, है ना, तो वहाँ मध्य प्रदेश से भी आ सकता है, और आया भी हुआ है शायद, जहां तक मुझे याद है। तो मध्य प्रदेश के सबके हिंदी स्पीकिंग एरिया से मिलकर बना था, जो कि इसमें थे मध्य भारत के, विंध्य प्रदेश के, भोपाल स्टेट्स के मराठी स्पीकिंग एरियाज के भी जो थे, जैसे सेंट्रल प्रोविंसेस में जो मराठी स्पीकिंग एरियाज थे, या बिरार, तो इन सबको मर्ज करके मध्य प्रदेश बना था। ये लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बना था, क्योंकि इसमें देखो मर्ज किया जा रहा है, हिंदी स्पीकिंग को भी मर्ज किया जा रहा है, मराठी स्पीकिंग को भी मर्ज किया जा रहा है, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये बनाया गया था। देन नागालैंड जो था वो 1963 में असम से निकाल के बनाया गया था, और ये लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं था, इनको बस ऑटोनॉमी चाहिए थी, असम से अलग होना था, इसलिए ये बनाया गया था, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट था इसका। देन यहाँ पे एक तरफ थिंकर्स मेंशन है और एक तरफ कॉन्सेप्ट, आपको वीडियो पॉज करना है, खुद मैच करो, अब मैं ऑप्शन नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको बिना ऑप्शन के भी एक बार पता हो ना कि आपको कितने आंसर पता है, ठीक है। तो ये देख लो आप एक बार,
तो सबसे पहला अगर हम देखें, आपने सोच लिया होगा आई गेस, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है हमारा सबका पता है, रामास्वामी नायकर। अब जिसको नहीं पता, रामास्वामी नायकर को परियार भी बोलते हैं, तो परियार के नाम से फेमस मूवमेंट है 1925 का। तो ये हो गया। अभी आदि धर्म नहीं है, आदि धर्म है, ठीक है। तो आदि धर्म है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। तो ये नारायण आ रहा है इनके नाम में, राइट। देखो इनके नाम में ही नारायण आ रहा है। और योगा हमें कौन सिखाता है? हमारे गुरु हमें योगा सिखाते हैं। तो कौन से गुरु योगा सिखाते हैं? नारायण गुरु। तो या इसका हो गया बी का 1, ठीक है। नाम में ही पता चल रहा था वैसे तो ये। फिर हम बात करें वोट बैंक का कॉन्सेप्ट किसका था, तो आपको पता है इकोनॉमिक्स में हम ये एम एन श्रीनिवासन को बहुत पढ़ते हैं, राइट। और इसमें वोट बैंक की उन्होंने बात की थी। तो एम एन श्रीनिवासन का हमें याद रखना है कंसेप्ट ऑफ वोट बैंक। देन आदि धर्म किसका कॉन्सेप्ट है? आदि धर्म कॉन्सेप्ट है मुगोवालिया का, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम सामने सामने आंसर देख लें, तो ये रहा आपका आंसर। वोट बैंक का है हमारा एम श्रीनिवासन, नारायण का नारायण गुरु, आदि धर्म का मंगूराम मंगोवालिया, और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हमारा नायकर का परियार का। तो ये एम एन श्रीनिवासन बोल दिया गलती से, सोशोलॉजिस्ट है। और आपको पता होगा इन्होंने एक और टर्म जिसके लिए फेमस है वो है संस्कृताइजेशन, जो हमारे पेपर में भी आ चुका है कई बार। तो संस्कृताइजेशन टर्म भी इन्होंने दिया था। अब ये जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कंसेप्ट ऑफ वोट बैंक, तो अगर हम इसका आर्टिकल का भी नाम याद रख लें कि किस आर्टिकल में दिया, तो अगली बार वो आर्टिकल आएगा तो हमें याद रहेगा, राइट। तो अब इसके आर्टिकल का नाम क्या था जिसमें ये कॉन्सेप्ट दिया? सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज, ठीक है। एक सेकेंड, मैसूर विलेज, ठीक है। ये इसका आर्टिकल था। और संस्कृताइजेशन का अगर हम कॉन्सेप्ट पूछे तो कौन सी उसमें दिया था? उनका एक और बुक थी, वैसे बुक का नाम था रिलीजन एंड सोसाइटी अमॉन्ग कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, अमॉन्ग कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। ऐसा लिख रही हूँ यहाँ पे, समझ जाना। साउथ इंडिया की एक, साउथ इंडिया नाम से एक बुक थी, ठीक है। पूरा नाम याद ना रहे तो कुक्स तो थोड़ा यूनिक वर्ड है ना, तो वैसे याद रख लेना। संस्कृताइजेशन रिलीजन से रिलेटेड है और इस वाली बुक में दिया था। और मैसूर विलेज के एक सोशल सिस्टम की बात उन्होंने वोट बैंक के कॉन्सेप्ट में की थी, और ये उनका फेमस कॉन्सेप्ट है, ये भी याद रखना। इसका मतलब मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसका, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किस पे, तो इन्फ्लुएंस तो किसी का किस पे होता ही है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था इस कॉन्सेप्ट में कि कैसे जो पेट्रॉन्स होते हैं वो अपने क्लाइंट के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकली वो। तो पेट्रॉन्स क्या हो गया? संरक्षक, और क्लाइंट्स हमारे हो गए हिंदी में ग्राहक एक तरीके से। और पॉलिटिकल सेंस में देखें तो पेट्रॉन्स मतलब वो लोग जिनके पास अथॉरिटी होती है, जिनके पास किसी प्रकार का सोशल स्टेटस या वेल्थ होता है, तो वो पेट्रॉन्स होते हैं। और क्लाइंट्स कौन होते हैं? जो कि इन पैट्रॉन से बेनिफिट्स लेते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं एक तरीके से। तो वो, तो इसका जो पूरा का पूरा ये जो सिस्टम था, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ वोट बैंक में समझाया था कि कैसे पेट्रॉन्स जो है क्लाइंट्स को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करते हैं अपना वोट बैंक के लिए, मतलब सिर्फ वोट पाने के लिए वो उनकी सहायता करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले दारू वारू बेच देना सस्ते में, या कपड़े दे देना, या कुछ जाके कुछ भी उनको घूस वगैरह के चक्कर में देके वोट बैंक तैयार करना अपना। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सी यूनियन या कौन सी सभा पहले बनी, कौन सी बाद में, ठीक है। तो हिंदू मजदूर सभा है। और बाकी मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ, एक बार पॉज करके आप खुद सोचो, ही नहीं 3 ऑप्शन में से आंसर है। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, CEADPE। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हमारी बनी थी 1920 में, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 में। तो ये ऑल इंडिया लिखा हो तो 1920, ठीक है। यही यहाँ पे भी कांग्रेस आ रहा है, यहाँ पे भी ट्रेड यूनियन कांग्रेस आ रहा है, दोनों में। तो ऑल इंडिया 20 वाली है, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 वाली है। जब हमें आजादी मिली तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई, ठीक है, ऐसे याद रख लो। हिंद मजदूर सभा 1948, आजादी के 1 साल बाद हिंद मजदूर सभा बनी, ऐसे याद रखो। फिर मजदूर संघ, तो पहले सभा बनती है मजदूरों की, फिर मजदूरों का संघ बन जाता है। सभा छोटी होती है ना, और संघ बहुत बड़ा होता है। तो पहले सभा बनी, फिर संघ बना, वो भी कब? 55 में। जब सब सारे लोग 55 साल के हो गए तो 55 में उन्होंने संघ बनाया। तो वैसे हम एस भी ऐसे लिखते हैं और 55 भी ऐसे लिखते हैं, तो संघ का एस और 55 ये, तो वैसे याद रह जाएगा। इंडियन ट्रेड यूनियन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ठीक है। अब यहाँ पे भी ट्रेड यूनियन, यहाँ पे भी ट्रेड यूनियन, और लास्ट में भी ट्रेड यूनियन। तो ये लास्ट में हमारा आएगा 1970, ठीक है। 1970 में जो हमारा क्या बना? सेंटर बना। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन जो है एडिटर है बुक का? एक सेकेंड, हु इज द एडिटर ऑफ द बुक द इंडियन पैराडॉक्स? ये बुक मैंने आपको याद भी कराई है जब हमने अलग अलग थिंकर्स कवर किए थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यस, सो द करेक्ट आंसर इज मायरन वीनर। तो मायरन वीनर की बुक है इंडियन पैराडॉक्स, एसेज इन इंडियन पॉलिटिक्स इन 1989,
ठीक है, तो फैक्चुअल है, पैराडॉक्स क्यों बोला था, क्या था, मैंने सब बता रखा है, आप एक बार पॉलिटिकल प्रोसेस का प्लेलिस्ट देखना। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स क्या है फूड सिक्योरिटी पे, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन करके जो भी पॉइंट्स हैं हमारे, ग्लोबलाइजेशन जो है टॉपिक है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का ही, ठीक है। सो हम अगर ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा क्वेश्चन जो भी आते हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेस का ही पार्ट होते हैं। तो वेल्दी कंट्रीज जो है सब्सिडाइजेस एंड ट्रेड बैरियर्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू टेक एडवांटेज of the potential of the globalization for advancing food security. सो बेसिकली इसमें एक तरीके से बताया गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज पे जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट होता है डेवलपिंग पे और डेवलप्ड पे, वो दोनों अलग अलग तरीके से पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो ज्यादा एडवांटेजेस होती है ग्लोबलाइजेशन के मामले में, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, वो इतनी एडवांटेजेस नहीं होती है, उनको एडवांटेज कम होते हैं इन कंपैरिजन डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है कि जैसे जिसमें ए बी सी ऐसा लिखा हो, कोई एक ही आंसर है इनमें से चारों में से। तो इसमें लिखा है फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने अभी आपको पढ़ा कि वेल्दी कंट्रीज जो है उनको सब्सिडीज मिलती हैं, वेयर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनको उन पे ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्लोबलाइजेशन का पूरी अच्छे तरीके से मतलब पोटेंशियल जो है एडवांटेज नहीं ले पाती, और उनको फूड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है बेसिकली। तो हमारे ऊपर कितने सारे ट्रेड बैरियर्स हैं, तो ये सही बात है ऑब्वियसली। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी सब में ये जो बाकी ऑप्शन है वो ऑलरेडी गलत हो गए, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही करेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। डब्ल्यूटीओ जो है वो एग्रीकल्चर को कवर नहीं करता अपने ग्लोबलाइजेशन के, जो ग्लोबलाइजेशन का फूड सिक्योरिटी पे जो ग्लोबलाइजेशन फूड सिक्योरिटी के मामले में जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें वो डब्ल्यूटीओ एग्रीकल्चर को कवर नहीं करता, तो ये गलत है। सुपरमार्केट जो है आर सो फार द ओनली वे इन विच फूड एंड एग्रीकल्चर हैव एक्सपीरियंस ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें लिखा ओनली, सिर्फ क्या सुपरमार्केट जो है सिर्फ इकलौता तरीका है जिससे हमने फूड और एग्रीकल्चर के फील्ड में ग्लोबलाइजेशन को महसूस किया है या एक्सपीरियंस किया है, ये भी गलत है। डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको क्या चाहिए होता है, उनको नीड होती है टू क्रिएट पब्लिकली ओन्ड फूड रिजर्व, तो उनको क्या चाहिए, पब्लिकली ओन्ड फूड रिजर्व चाहिए ताकि वो अपना पोटेंशियल बेनिफिट रियलाइज कर सके। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पब्लिकली ओन्ड होंगे, मतलब कि सरकार के होंगे फूड रिजर्व तभी वो बेनिफिट ले पाएंगे, अगर प्राइवेट वाले भी होंगे तब भी वो बेनिफिट ले पाएंगे ना, तो ये भी गलत हो गया। तो ये आधी स्टेटमेंट आधी अधूरी स्टेटमेंट थी, और फूड सिक्योरिटी के मामले में फर्स्ट ऑप्शन जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। तो यहाँ पे देखते हैं ये ऑप्शन, यहाँ पे मैंने आपको नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको समाजवादी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी और मणिपुर पीपल्स पार्टी में क्या कॉमन है, ठीक है, उनका इलेक्शन सिंबल है जो उनका कॉमन है। तो क्या कॉमन है, कौन सा सिंबल है, जो समाजवादी पार्टी का भी है, तेलुगु देशम पार्टी का भी वही सिंबल है, और मणिपुर पीपल पार्टी का भी, तो वो है हमारी साइकिल। ठीक है, साइकिल इसमें कॉमन है। तो अगली बार हो सकता है ये पूछ ले कि बताओ कि इन तीनों पार्टी में क्या कॉमन है, तो आपको बताना है कि इलेक्शन सिंबल कॉमन है, ये भी पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो साइकिल हो गया, और ये इसका ईयर लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी 1982, तेलुगु देशम पार्टी 1982 में आई थी, और मणिपुर पीपल पार्टी 1968। तो अगर उल्टा जाए तो उल्टे में ये ऐसा आएगा, मतलब मणिपुर पहले आई थी, तेलुगु बाद में, और समाजवादी पार्टी बाद में, उसके भी बाद में, क्रोनोलॉजी ये रहेगी। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का पार्ट है। तो सिविल सोसाइटी जो इकोनॉमिक सिस्टम है यूजुअली इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट, तो सिविल सोसाइटी के अंदर यानी कि सिविल सोसाइटी के जुरिडिक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारे एनजीओ, ऑनलाइन ग्रुप्स, रिलीजियस लीडर्स एंड लेजिस्लेचर, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं। देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं, तो फर्स्ट सही है। ऑनलाइन ग्रुप्स भी इसका पार्ट होते हैं, ये भी सही है। रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं वो भी सिविल सोसाइटी का पार्ट होते हैं, ये भी सही है। लेजिस्लेचर जो है वो तो हमारा पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, तो वो सिविल सोसाइटी का पार्ट कैसे होगा, तो ये डी गलत। सो अब इसका आंसर देखते हैं एबीसी कहाँ है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ इन सब के बारे में। Then who wrote the book Rise of the Plebeians? तो शिट, ये थोड़ा सा आंसर ही दिख गया, कोई बात नहीं। क्रिस्टोफर जेफरलॉट एंड संजय कुमार इसने ये बुक लिखी है राइज ऑफ द प्लेबियंस। अगर अब से इसको याद रखना है, संजय कुमार और क्रिस्टोफर जेफरलॉट, यहाँ पे क्रिस्टोफर लिखा हुआ है, आर आना था, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, क्रिस्टोफर जेफरलॉट। और इस बुक का पूरा नाम क्या है, द चेंजिंग फेस ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये पूरा नाम है, 2009 की ये बुक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। एक तरफ वुमेन ग्रुप है, एक तरफ प्लेसेस लिखे हुए हैं, कौन सा कब कौन सी जगह पे, मतलब कौन से जगह से रिलेटेड है। तो जो फोरम है अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन वो कौन सी जगह पे बनाया गया था, सहेली कहाँ पे बनाया गया था, स्त्री शक्ति संगठन कहाँ था, और जो विमोचना नाम का वुमेन्स ग्रुप है वो एनजीओ है वो कहाँ पे है।
ठीक है, तो ये हो गए आपके ये 4 ऑप्शन, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद। चूज द करेक्ट ऑप्शन, पॉज द वीडियो एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आपको पता है फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन जो है वो है मुंबई में 1980s में, ये 80 में ये बना था एज अ फोरम अगेंस्ट रेप। तो अगर जिसको नहीं पता किस चीज के किस कॉन्टेक्स्ट में, तो रेप के कॉन्टेक्स्ट में ये फोरम बनाया गया था 1980 में मुंबई में। देन सहेली आपको पता है दिल्ली का है, न्यू दिल्ली 1981 काफी फेमस है। देन स्त्री शक्ति संगठन 1989 का है हैदराबाद का। और विमोचना जो है एनजीओ है 1979 में बना था, बेंगलोर में बना था, वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया था बेसिकली। तो बेंगलोर, तो विमोचना चना खाना है हमें बेंगलोर में, तो बेंगलोर में हम क्या खाने गए, चना खाने गए 79 में। तो वैसे हो गया स्त्री शक्ति की बात कोई करता है तो हैदराबाद वाले करते हैं क्योंकि वो बैड है, ठीक है, यानी कि बैड बॉयज है ना। तो बैड बॉयज को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, स्त्री शक्ति दिखानी है। स्त्री शक्ति का संगठन होगा तभी जितने बैड बॉयज है हैदराबाद में बैड, वो सारे खत्म होंगे। तो वो 1988, तो पहले विमोचना आएगा 79 के 10 साल बाद 89 में स्त्री शक्ति संगठन। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा, ये दोनों आपस में 79 89 एक जैसी क्या बोलते हैं, एक जैसे आसपास के नंबर्स हैं। देन 80 और 81, अब 80 और 81 एक साल का गैप है, तो ऐसे याद रखो कि फॉरम अगेंस्ट जो मुंबई वाला है फॉरम वो 80 में बना था, और सहेली जो बनी वो एक साल बाद, मुंबई की सहेली बनी कौन, दिल्ली, मुंबई की सहेली बनी दिल्ली एक साल बाद 81 में, ऐसा। सो आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, एक तरफ है हमारा ट्रेड यूनियन, दूसरी तरफ है हमारी पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएशंस। यहाँ पे ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन। दूसरी तरफ है पार्टी, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी याद कराया था कि डीएमके का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हमने पढ़ा था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से ऑप्शन दिखा देती हूँ। सो ये रहे आपके सामने ऑप्शन। ठीक है, वीडियो पास करके सोचो। चौथा थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन मैं थोड़ा और इसको स्क्रॉल करूंगी तो आपको आंसर ही दिख जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ तक ही रखा हुआ है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो ये कैसे, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन जो बनी थी वो सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशन थी इंडिया की, एंड ये पॉलिटिकली अटैच्ड किससे है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट। ठीक है, मार्क्सिस्ट या जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिबरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो इससे आपको याद रखना है कि जो AICCTU है, ठीक है, वो एक ट्रेड यूनियन काउंसिल किसकी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की, ML। ठीक है, CPI ML का है कौन, ये वाला ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन। कब बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आती है, पहले तो ये याद रखो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल स्टैटिस्टिक्स, सॉरी प्रोविजनल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग ये जो ट्रेड यूनियन है उसकी मेंबरशिप इतनी है, और 2002 में ये बनी थी। देन यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ BMS, ठीक है, या फिर लिखा है कि मेंबरशिप 2002 में इतनी थी, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो ये तो मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है गूगल से, तो आई डोंट नो कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में या फिर एक्स्ट्रा लाइन आ गई है, बस इतना याद रखो कि कौन सी पार्टी से रिलेटेड है। भारतीय मजदूर संघ जिसको हम BMS बोलते हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 23 जुलाई 1955 में बनी थी, द डे बीइंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य तिलक। तो लोकमान्य तिलक की बर्थ एनिवर्सरी के दिन इसका उद्घाटन हुआ था 1955 में। ठीक है, जो कि वेटरन थे फ्रीडम मूवमेंट के, एक्स्ट्रा नॉलेज है बस। और BMS किसकी है, तो आपको पता है RSS का ही एक संगठन है, यहाँ पे भी संघ आ रहा है और इसमें भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आ रहा है। संघ यानी कि संघ का ही है, ऐसे याद रख लो बस। RSS का है ये, इसका पॉलिटिकल एफिलिएशन। और इसमें तीन, इसका जो अगर मुद्दा देखे, जो 3 फ्रेजेस इनके, मतलब 3 स्लोगन मान लो, तो वो है नेशनलाइज द लेबर, लेबराइज द इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियलाइज द नेशन। ठीक है, तो ये 3 स्लोगन आपको याद रखते हैं इसके, कभी पूछे गए तो। फिर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अगर बात करें तो ये लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन मानी जाती है इंडिया की। तो आपको ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया कौन है, तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC। कब बनी थी, 1947 में बनी थी। किसने बनाई थी, तो इसके नाम में ही इसका पार्टी का नाम आ रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाई थी। ठीक है, अगर हम ट्रेड यूनियन हटा दें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही बनाई है। और जो फेवर करते हैं किसको, लेस, एक सेकेंड, इसको, ये हैंग हो गया, एक सेकेंड, पता नहीं आज इतना हैंग क्यों हो रहा है, कोई बात नहीं, तो ट्राई करते हैं, इसको खत्म करते हैं, मतलब आज ही जितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं। सो इसमें इन्होंने क्या किया था, हम कहाँ पे थे, हाँ, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो मैंने आपको बता दिया इससे। और इसका अगर हम कंपेयर करें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कंपैरिजन में, मतलब कि AITUC के कंपैरिजन में, सो और यहाँ पे हम बात करें AINTUC की,
ठीक है, तो कौन सा लेस मिलिटेंट है या किसका वो है, तो जो ज्यादा जो है वो AITUC जो है वो ज्यादा मिलिटेंट अप्रोच रखती है, मिलिट्री यानी कि फोर्सफुल प्रोटेस्ट एंड वायलेंस करती है इन कंपैरिजन INTUC के लिए, जो कि एक लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है। ठीक है, तो अगर ज्यादा मिलिटेंट अप्रोच किसका है तो आपको AITUC का याद रखना है, क्योंकि वो ऑल इंडिया है। और INTUC जो है थोड़ा विनम्र स्वभाव की है। INTUC जो है वो एंटी कम्युनिस्ट है, ये याद रख लो, एक और एक नया फीचर, एंटी कम्युनिस्ट है। और इसका एफिलिएशन जो है वो किसके साथ इसका जुड़ाव है INTUC का, वो है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन। तो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन के साथ इसका बहुत ज्यादा महत्व है। देन द लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन जो है वो भी एक ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, इसको हम LPF बोलते हैं, और इसका पार्टी कौन सा है, द्रविडियन मुनेत्र कजगम, DMK। तो DMK किससे रिलेटेड है, LPF से, तो LPF DMK। ठीक है, याद हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ये कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, DMK, शिरोमणि अकाली दल, TDP और बीजू जनता दल। मतलब देखा ना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा अलग से वीडियो में। तो इसका करेक्ट आंसर आप सोचो, तो मैं आपको फोर्थ ऑप्शन भी दिखा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, BACD। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे 1920 में आया था शिरोमणि अकाली दल, आपको याद होगा। इसके अलावा 1920 में हमने एक और पढ़ा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी नहीं सॉरी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो पढ़ी थी वो भी 1920 की थी, अभी थोड़ी देर पहले। फिर DMK 1949, तेलुगु देशम पार्टी 82 और बिजू जनता दल 1997 जो कि ओडिशा की पार्टी है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो बिजू जनता दल तेलुगु और द्रविड़ ये ऐसे SGTB। वैसे इसका याद करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब सारे एक साथ याद करेंगे तब ज्यादा अच्छी बात रहेगी। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको ये चारों ऑप्शन तो ऑलरेडी पता होते हैं कि ऐसे ऑप्शन कौन से होते हैं। तो आप देख सकते हो, प्रेशर ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीन्स। ये हो गए हमारे चारों ऑप्शन और आपको आराम से दिख जाएगा। तो पहला दर्शन ये कह रहा है कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होते हैं और पॉलिसी मेकिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, कभी डायरेक्टली या कभी इनडायरेक्टली। और उनका मेन एम क्या होता है प्रेशर ग्रुप्स का, अपने गोल्स को अचीव करना। ठीक है, और किस गोल को अचीव करना, अपने पावर में आने के गोल को, कि वो सत्ता में आना चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, इसलिए वो प्रेशर डालते हैं। तो क्या ये सही है, तो नहीं। तो प्रेशर ग्रुप्स का ये वाला तो सही है कि हाँ वो पॉलिटिक्स में और पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनका मेन एम पावर पाना नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो उनका मेन एम क्या होता है, फिर उनका मेन एम होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना, ना कि खुद ही सरकार बना लेना, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना। ठीक है, उनसे अपनी बातें बनवाना, वो प्रेशर ग्रुप का काम होता है, सरकार बनाने का नहीं होता। तो ये हो गया। अब बात करते हैं 2022 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस। ठीक है, सो इन विच इंडियन स्टेट्स असेंबली इलेक्शन, कौन से असेंबली इलेक्शन ऐसे थे, ये 2013 की बात है। ठीक है, कि वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ था पहली बार। तो पहले तो पता होना चाहिए वीवीपैट की फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म जाने से पहले हम ये देखते हैं कि वीवीपैट होता क्या है। आपने जो जो वोट देने गए होंगे सबने देखा होगा वीवीपैट में, दिखा देती हूँ एक बार फोटो। सो ये होता है हमारा वीवीपैट, आपको फोटो दिख गई होगी जहाँ पे आप वोट करने जाते हो, है ना, कोई भी बटन दबाते हो जिस पार्टी के आपको वोट देना है। सो इसी की बात हो रही है कि फर्स्ट टाइम कहाँ यूज हुआ था, तो इसको क्या बोलते हैं, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो कभी कभार इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, याद रखना, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, कहाँ पे यूज हुई थी सबसे पहले, तो करेक्ट आंसर इज नागालैंड। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि वीवीपैट के अलावा ईवीएम मशीन को अगर जोड़ दिया जाए तो इसका लार्ज स्केल इस्तेमाल 2013 में कौन सी जगह पे हुआ था। ठीक है, अभी सिर्फ वीवीपैट की बात हो रही है कि वीवीपैट सबसे पहले नागालैंड में आया, लेकिन वीवीपैट प्लस ईवीएम्स भी बात आ जाए तो कब कब आया था फिर, तो ये सबसे पहले आया था मिजोरम में। ये आपको याद रखना, मिजोरम की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहले इसका इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल हुआ था। सो मैंने आपको जो बताया वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है, मतलब इसको मैच नहीं करना, आमने सामने लिखा हुआ है, बताओ कौन सा सही मैच है कि नहीं। ठीक है, सो आपको पूरा सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आप पहले खुद सोच लो कि क्या करेक्टली मैच होगा। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट किस किस के बीच में चल रहा था, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, तो सही बात है। देन नर्मदा वाटर डिस्प्यूट हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये भी सही बात है कि इन चारों के बीच में ये डिस्प्यूट हुआ था, ये चार स्टेट्स के बीच में। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट किसके बीच में हो रहा था, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में, तो ये भी सही है। लेकिन तुंगभद्रा वाटर डिस्प्यूट तमिलनाडु और केरला का नहीं है। तो फिर किसका है, एक तो आंध्रा का, आंध्रा में से कौन निकला था, तेलंगाना, और तेलंगाना के अलावा एक और होगा हमारा कर्नाटका।
तो हम कार में बैठ के आंध्रा गए और आंध्रा से हम क्या बना था, तेलंगाना बना था। तो कर्नाटका, तो तुंगभद्रा वाटर डिस्प्यूट कार में हुआ, मतलब कर्नाटका में, आंध्रा में और तेलंगाना में हुआ था, ये याद रखना है। तो एक बार आप थोड़ा देर 2-3 मिनट इसको रिवाइज करो वीडियो पॉज करके और याद रख लेना, क्योंकि इसका कोई ऐसा ट्रिक है नहीं। कुछ मैंने कोशिश भी करी तो आपको इतना याद रहेगा भी नहीं। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से चार है, तो नर्मदा वाटर इन चारों के बीच का है। कावेरी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका का है। कृष्णा, कृष्ण जी कहाँ कहाँ आए, तो कृष्ण जी आए हमारे कार में बैठ के महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, और उन्होंने आंध्रा यानी कि अंधे लोगों की मदद की। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। मतलब मेरे को तो ऐसे अभी अभी ये फ्रेश ट्रिक निकली है, मेरे को ऐसे देख के याद आया कि कृष्ण भगवान है, तो वो कार में बैठ के आए हैं। और क्योंकि कृष्ण भगवान क्या है, महान है, महाराष्ट्र का मतलब क्या, महान, कृष्ण भगवान महान है, वो कार में बैठ के आए और उसने एक अंधे लोगों की मदद करी। तो इसका तो मेरा बन गया, और बाकी सबका बना नहीं, तो आप खुद याद करो। या फिर जैसे कावेरी का पानी जो है वो करेले की तरह कड़वा है, वहां पे भी कार नहीं चलती, या तमिल में बात करते हैं लोग, ऐसा कुछ भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर्स का ये क्वेश्चन है। एक तरफ आपको ऑथर है, एक तरफ बुक्स है, आपको मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे गलती से ये डार्क ब्लू हो गया है, पर इसका पूरा नाम यही है, द ट्रेजेक्टरीज ऑफ इंडियन स्टेट, ये पूरा थर्ड ऑप्शन यही है। ठीक है, सो अब बताओ इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपके सामने 3-4 ऑप्शन आपको अब दिख रहे होंगे थोड़ा बहुत इसको। तो अब यहाँ पे ये 3 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो आई होप आपने सोच लिया होगा आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो एक बार हम इसको यहाँ देख लेते हैं। तो फ्रेंकल एंड राव का क्या बुक का नाम क्या है, डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया, 1992 की ये बुक है। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का हमने जो मैंने आपको पूरा का पूरा एक वीडियो भी बनाया है इस पे। ठीक है, तो वो देखना, मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन हमने उसमें डिस्कस भी किया था, और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे, कमांड डिमांड पॉलिटी एंड एक्सेट्रा। देन आशुतोष वार्ष्णेय का बैटल्स हाफ वॉन, इंडियाज इम्प्रोवेबल डेमोक्रेसी, 2013 की बुक है। और सुदीप्ता कविराज का भी मैंने रिसेंट लेक्चर बनाया है, जिसमें हमने ट्रेजेक्टरीज ऑफ इंडियन स्टेट, सिविल सोसाइटी का उनका पॉइंट ऑफ व्यू, डेमोक्रेसी क्या के बारे में उन्होंने क्या बोला, पैसिव रेवोल्यूशन का आइडिया, सब पढ़ा है। द ट्रेजेक्टरीज ऑफ इंडियन स्टेट 2010 की। तो मैंने आपको बताया था जो कवि है हमारे, जो सुदीप्ता कविराज, वो उनके लाइफ में बहुत ट्रेजेक्टरी हो गई थी, इसलिए वो दुखभरी कविताएं लिखा करते थे। ऐसे करके मैंने आपको याद कराया था। फिर बैटल्स हाफ वॉन, आशुतोष जो है वो आधे बैटल में ही हार गए, या आधे हाफ वॉन, ऐसे करके कुछ भी याद कर सकते हो कि आधा बैटल था और आधे बैटल में आशुतोष वार्ष्णेय ने हार मान ली, तो बैटल्स हाफ वॉन। मॉडर्निटी वाला तो मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था पूरा, रिडोल्फ एंड रुडोल्फ हमने ट्रिक से याद किया कि मियाँ बीवी की स्टोरी से, क्योंकि रिडोल्फ एक हस्बैंड है और दूसरी रिजोल्फ इनकी वाइफ है। और फ्रैंकल एंड राव, राव साहब का भी हमने याद किया था पिछले लेक्चर में भी, डोमिनेंस एंड स्टेट, क्योंकि जो राव साहब है वो क्या करते हैं, ज्यादातर डोमिनेंस करते हैं। इनका मैंने आपको याद भी कराया था कि डोमिनेंस पार्टी सिस्टम का भी इन्होंने कुछ बताया था चीजें। तो डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ कमीशन दे रखी हैं आपको, क्रोनोलॉजी में लगाना है। सो ये आपके सामने 4 ऑप्शन और ABCD लिखा हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। सो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो आई थी 1992 में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 की है, नेशनल कमीशन फॉर ST 2004 की है, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2007 की है। आपको याद होगा 2017 में ही सेम क्वेश्चन आया था, और मैंने आपको ट्रिक से भी याद कराया था। तो चलिए पहले वुमेन्स आएंगी, वुमेन के बाद वुमेन के ह्यूमन राइट्स की बात होगी, वुमेन राइट्स के बाद किसकी बात हो रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, और फिर ट्राइब्स के बाद उनके चाइल्ड राइट्स की। तो ऐसे करके आपको कुछ हमने कहानी भी पढ़ेंगे अगली बार जब हम वीडियो बनाएंगे, तो अलग से उसमें क्रोनोलॉजी भी याद कर लेंगे। अभी यहाँ पे इतना याद रख लो कि पहले वुमेन आती है, फिर HR, फिर देन हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब ST, और फिर चाइल्ड राइट्स। तो चाइल्ड राइट्स सबसे लास्ट में लेटेस्ट वाले हैं। देन बात करते हैं रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी। ओहो, आंसर ही दिख गया, सुदीप्ता कविराज। अभी हमने जो लास्ट लेक्चर करा था उसमें हमने मॉडर्निटी की थ्योरी पढ़ी थी पूरी, कविराज की। तो रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी सुदीप्ता कविराज की है। तो 2005 की इनकी बुक है। फिर अब बात करें 2021। चलो 22 और 23 हमारा खत्म, अब आ चुके हैं हम 21 के शिफ्ट 1 पे। आज हमने जल्दी 40 मिनट के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, कम से कम 3-4 शिफ्ट कवर कर ली। अब आप सोच रहे हो कि मैम 2024 तो कराया नहीं, 23 से स्टार्ट कराया, तो 2024 की अभी PPT रेडी नहीं हुई है, क्योंकि हम उसमें से यूनिट वाइज क्वेश्चन निकाल रहे हैं ना, तो अभी थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। तो जैसे जब तक ये खत्म होगी तब तक आपको 2024 का भी मिल जाएगा लास्ट में। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से क्या पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी का क्या क्या फंक्शन है पहले वो देख लेते हैं, और वन आउट कर लेंगे। पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करना, यस।
पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन है। सरकार बनाना और एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाना, अल्टरनेट गवर्नमेंट यानी कि अपोजिशन, ये भी सही है, ये भी पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन है। पब्लिक को पॉलिटिकल एजुकेशन देना, ये भी उसका फंक्शन है, लेकिन जुडिशरी को कंट्रोल करना उसका फंक्शन नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो उसको पॉलिटिकल पार्टीज या पार्लियामेंट या कोई भी कैसे कंट्रोल कर सकता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ शिफ्ट 1, दैट इज इनमें से क्या लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन नहीं है। लोकल गवर्नमेंट हमारी कौन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि हमारी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, दोनों का मिला के ये पूछ रहा है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का फंक्शन क्या नहीं होता। पब्लिक हेल्थ की देखरेख करना होता है, ठीक है, सैनिटेशन का ध्यान रखना होता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का भी, और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का नहीं रखना होता, ठीक है। सो नॉट पूछा था तो फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि ये किसका काम है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना का, पुलिस का और कोर्ट का, है ना, पुलिस और कोर्ट देखता है ये सारे मामले, तो पब्लिक ऑर्डर का मेंटेनेंस, तो ये फोर्थ का नहीं होगा आंसर। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन भी, रोड्स भी, ब्रिजेस भी, डेवलपमेंटल स्कीम्स, ये सारे पब्लिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं। और आर्टिकल 243W जो है वो पावर देता है, अथॉरिटी देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है म्यूनिसिपैलिटीज को। नाउ सोशल एक्शन ग्रुप का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अब आप जिसने कल वाला लेक्चर देखा होगा पार्ट 1 इसका, मैंने आपको सोशल एक्शन ग्रुप्स प्लस एक और चीज बताई, सोशल रिफॉर्म्स, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताया था। उसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था कि सोशल रिफॉर्म्स जो है सोशल एक्शन का पार्ट होते हैं, मतलब सोशल एक्शन एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक सोशल रिफॉर्म्स उसका एक छोटा पार्ट होता है, और उसके हमने डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ हमने याद किया था। तो जिसको अगर वो पढ़ा हुआ होगा तो आप इसका भी आंसर आराम से निकाल लोगे। तो नॉट पूछा है, सो दे आर पार्टीशन ग्रुप्स, सोशल एक्शन ग्रुप पार्टीशन ग्रुप्स होते हैं, सही बात है। नॉन इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये भी सही है। नॉन ऑटोनोमस ग्रुप्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के सपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, नहीं, ये जो सोशल एक्शन ग्रुप से हमने पढ़ा था कि ये गवर्नमेंट के सपोर्ट पे डिपेंड नहीं करते, ये तो ऑटोनोमस होते हैं, ठीक है, ये खुद देख रेख खुद करते हैं, मतलब जो सोशल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, समाज में सुधार लाना चाहते हैं, तो उनको सरकार की जरूरत नहीं है। सोशल रिफॉर्मर्स थे ना हमारे विवेकानंद, तिलक, राजा राम मोहन रॉय, तो ये सरकार का सपोर्ट लेकर समाज में बदलाव लाते थे, नहीं ना। सोशल एक्शन ग्रुप्स भी ऐसा नहीं करते, थर्ड गलत हो गया, तो नॉट पूछा था तो हमारा यही आंसर होना चाहिए। और ये नॉन प्रोफेशनल फॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स नहीं होते ना, तो ये नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं। तो ये और ये, तो हमें गलत वाला भी पता हो गया कि गलत क्यों गलत है, और बाकी हमें ये 3 करेक्टरिस्टिक्स आपसे इसके याद रखने हैं। जो कल आपको करेक्टरिस्टिक्स बताए थे वो याद रखना, और ये 3 याद रखना अब से, ठीक है। ये होता है याद करने का तरीका, ऐसे नहीं कि सिर्फ आंसर देख लिया आगे बढ़ा, नहीं, अब आपको याद रखो कि ये पार्टीशन ग्रुप्स है, नॉन प्रोफेशनल है और नॉन इंस्टीट्यूशनल भी है, बस ये याद रखो, और प्लस ये ऑटोनॉमस है, ये भी याद रखो। यहाँ पे लिखा था नॉन ऑटोनॉमस, इसलिए गलत था। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि सोशल एक्शंस लेते हैं, ये नॉन वायलेंट होते हैं पहली बात, लेकिन मिलिटेंट हो सकते हैं, मतलब ये मिलिट्री एक्टिविटीज जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ये एसेंशियली नॉन वायलेंट हो सकते हैं, नॉन वायलेंट होते हैं, ठीक है, अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हिंसा नहीं करते, लेकिन में भी कुछ सोशल एक्शन ग्रुप्स ऐसे हो सकते हैं जो कि मिलिटेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाना चाहते हैं, ये बहुत पब्लिक और पीपल सेंटर्ड लेवल पे यानी कि प्राइवेट लेवल पे काम करते हैं, पब्लिक लेवल पे भी और प्राइवेट लेवल पे भी, ताकि वो पब्लिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सके, पब्लिक एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस कर सके, और मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है, ठीक है, जो लोअर स्तर का जो सेक्शन है, लोअर कास्ट या लोअर क्लासेस, उनको एम्पावर करने का काम इनका होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया का काम आज के टाइम पे नहीं है। तो जो हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का आपको पता है, ये भी एक टॉपिक है हमारे इसमें आता है, जिसमें हम इसका पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल प्रोसेस में। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो वो मल्टी पार्टी सिस्टम है, सही बात है, यहाँ पे गठबंधन की सरकारें आज भी चल रही हैं, सही बात है। और क्या कांग्रेस सिस्टम को हम स्टेबलाइज करते हैं, तो ये तो नहीं है ना, कांग्रेस सिस्टम तो कब से स्टेबल अनस्टेबल चल रहा है, अब तो बीजेपी का थोड़ा स्टेबल सिस्टम चल रहा है, तो ये तो नहीं है। और यहाँ पे इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ इलेक्टोरल चॉइसेस ऑफ वोटर्स, लेकिन हाँ अब वोटर्स के पास जो है चॉइसेस बढ़ गई हैं, और अलग अलग और भी पार्टीज हैं जिनको वोट दे सकते हैं, तो इलेक्टोरल चॉइसेस तो हैं, तो ये 3 सही और थर्ड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। सो ये पढ़ लिया हमने, वही 2014 में मतलब कांग्रेस जो है डिक्लाइन हो गई थी, अब तो स्टेबलाइजेशन नहीं रहा। अगर यहाँ पे लिखा होता ना प्री 2014 या आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये ऑप्शन सही रहता, ठीक है, तब उस टाइम की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऐसी थी कि कांग्रेस का जो सिस्टम था स्टेबलाइज था। अगर ऐसा कभी घुमा के क्वेश्चन आ जाए तो तब गलत करके मत आ जाना, ठीक है, ये आज के कॉन्टेक्स्ट से पूछा था इसलिए गलत था। अब आपको बताना है कौन कौन से इश्यूज, कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आजकल डिबेट में चल रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो ईवीएम का मुद्दा आपको पता है हॉट टॉपिक है, हमेशा ईवीएम पे सवाल उठते हैं, तो
ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये एक मुद्दा चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी चल रहा है। सिंगल मेंबर इलेक्शन कमीशन का मुद्दा। सो ऐसा कोई इशू जो है डिबेट में नहीं है कि सिंगल मेंबर इलेक्शन कमीशन, ऐसा कोई डिबेटेबल इशू नहीं है ये। वन नेशन वन इलेक्शन तो आपको पता है कि जिसमें वो बोल रहे थे, जब मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोला था कि एक ही, क्योंकि एक ही नेशन है तो एक ही बार इलेक्शन होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज के एक ही बार इलेक्शन होंगे 5 साल में एक साथ, है ना। तो ये वाला डिबेटेबल इशू था। ईवीएम की वैलिडिटी पे हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, ये ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। तो सी इज नॉट राइट। तो ए, बी और डी, डी भी सही है क्योंकि इसमें 2 चिल्ड्रन नॉर्म्स की बात की गई है फॉर एलिजिबिलिटी टू कंटेस्ट लोकल इलेक्शन। अगर आपको लोकल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, यानी कि पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो आपके पास 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक नॉर्म था जो कि नेशनल लेवल पे नहीं है, राजस्थान के एक एक्ट में ये नॉर्म था। तो इसका एक्सप्लेनेशन में शायद मैंने लिखा हुआ है ये चीज, एक सेकेंड। हाँ, ये रहा। ये मैंने समझा दिया। राजस्थान का पंचायती राज एक्ट था 1994 का, उसमें दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो वो आप एज अ सरपंच के इलेक्शन या एज अ मेंबर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फिर नरेंद्र मोदी ने जो बताया था लोकसभा स्टेट है, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर मूवमेंट्स इन इंडिया सफर्स फ्रॉम। ऐसे क्या होता है कि जो लेबर मूवमेंट है हमेशा अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ये सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते। किस चीज, क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम होती है लेबर मूवमेंट के टाइम पे? तो लो मेंबरशिप प्रॉब्लम है, वीक फाइनेंसिस प्रॉब्लम है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन प्रॉब्लम है, या फिर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ लेबर एक प्रॉब्लम है। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। मतलब लो मेंबरशिप होती है लेबर मूवमेंट की, तो वो एक कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से ज्यादा लोग जुड़ते नहीं है, तो लेबर मूवमेंट इतना आगे बढ़ नहीं पाता। फाइनेंसेस नहीं होते उनके पास। अब कोई भी मूवमेंट करना है तो आपको थोड़ा बहुत पैसा वैसा तो खर्च करना पड़ता है, तो वो नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन। ठीक है, अब यूनियन है, बताओ, मतलब एक ट्रेड यूनियन का मुद्दा है, उसके लिए भी आपके 10 बन जाएंगी। तो अलग अलग एक ही मुद्दे के लिए 10 यूनियन बना रखे हैं, क्योंकि आपस में ही वो टकराव है। ठीक है, आपस में ही एकता नहीं है, हर एक मुद्दे के लिए अलग अलग ट्रेड यूनियन चल रही है। ठीक है, तो वो भी एक लेबर मूवमेंट का मतलब हो सकता है कि क्या मतलब उसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो एबीसी विल बी द राइट आंसर। और प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का होना डिफरेंट क्लासेस ऑफ लेबर के लिए, ये कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि हर लेबर क्लास अलग होती है, हर लेबर क्लास का मुद्दा अलग है, तो उसके लिए अलग अलग संगठन बनाए जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से काम हो पाएगा। तो ये कोई मतलब इसका वीक एरिया नहीं है। तो एबीसी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखते हैं यहाँ पे ये लिखा। ठीक है, तो स्मॉल साइज, पुअर फाइनेंस, पॉलिटिसाइजेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन, लैक ऑफ इनलाइटेड लेबर और फोर्स। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है। अब आप बताओ इनसे क्या करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। रविंद्र रे है, आशीष कुमार रॉय है, कैरोल स्प्रे है, संजय कुमार है। संजय कुमार का भी मैंने आपको याद करवाया था, क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड के साथ इन्होंने एक बुक लिखी थी, राइज ऑफ पेलिबियंस, है ना, याद आया? सो वो थी। अब इसमें बताओ इसमें इनका क्या है, कौन सी बुक का नाम? सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आमने सामने ही है सारे आंसर। ठीक है, ये इसकी बुक है और ये इनकी बुक है। तो यहाँ पे हम आपको मैं दिखा देती हूँ, ये भी याद हो जाएंगे। रविंद्र रे की बुक है नक्सलाइट्स एंड देयर आइडियोलॉजी। आशीष कुमार रॉय की बुक है द स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर। तो आशीष, हम किससे आशीष मांग रहे हैं? आशीष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लेसिंग्स। तो हम किसी से ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, वो भी स्प्रिंग सीजन में। बहुत अच्छा पतझड़ का मौसम है, स्प्रिंग सीजन चल रहा है, और हम किसी से एक गुरु के पास गए हैं ब्लेसिंग्स लेने। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो आशीष लेने गए हैं, तो आशीष कुमार रॉय द स्प्रिंग थंडर। नक्सलाइट की बात कौन कर रहे हैं? रे साहब। तो रे जो है नक्सलाइट की बात कर रहे हैं, ऐसा याद रखो। फिर कैरोल स्प्रे। तो स्प्रे हमने किसको मारा? अब ये नाम ही कैरोल है, कैरोल मतलब एक ये वुमेन है। ठीक है, जो कि वुमेन है तो जेंडर की बात कर रही है, जेंडर डेवलपमेंट एंड स्टेट इन इंडिया। और संजय कुमार की एक और, जब संजय कुमार से आपको याद है कि जब आपको संजय गांधी अगर आपकी फोटो देखोगे ना कभी गूगल वगैरह पे, तो कितने यंग थे, यूथ थे, एक तरीके से यूथ को बहुत प्रेरित करते थे वो। तो संजय कुमार से संजय गांधी याद रहना चाहिए, इंडियन यूथ एंड एजुकेशनल पॉलिटिक्स। और उन्होंने, संजय गांधी ने हमारे एजुकेशन के लिए भी काम किया। ऐसे करके आप कुछ याद कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत आपस में एक मेल बना के। वैसे संजय कुमार की ये बुक है। ठीक है, बस मैंने आपको ट्रिक बताई याद करने की। सब बात करते हैं 2021 2 का क्वेश्चन आ चुके हैं। सोशल एक्शन ग्रुप्स का के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? तो क्योंकि ये एक ही साल के क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के, तो थोड़ा बहुत इसमें सिमिलैरिटीज है इन क्वेश्चंस में।
तो सोशल एक्शन ग्रुप्स क्या होते हैं, अभी हमने देखो सोशल एक्शन ग्रुप्स के हमने कितने सारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर याद किए। उससे पहले हमने पिछले जो पार्ट 1 कल कवर किया था उसमें भी हमने बहुत सारी चीजें सोशल एक्शन ग्रुप्स क्या होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद किए थे। अब इसमें से भी हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे, तो हमारा ये जो टॉपिक है सोशल एक्शन ग्रुप का वो होलिस्टिकली कवर हो जाएगा एक ही जगह से, सिर्फ PYQ करके, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमने यहाँ से कवर किया, एक्सप्लेनेशन पढ़ी, तो वैसे ही जैसे वो नॉन वायलेंट थे, नॉन प्रोफेशनल थे, नॉन पार्टीशन ग्रुप है, वगैरह वगैरह। अब क्योंकि नॉट पूछा है तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ से भी मिल जाएंगे और एक गलत वाला भी मिल जाएगा। तो ये माइक्रो एक्शन ग्रुप्स होते हैं, तो ये सही बात है, ये सही है, ठीक है। दूसरा, वो टेक्निकल कैपेसिटीज ऑफ अर्बन एजेंसीज के लिए काम करते हैं, उनकी इन्हांसमेंट के लिए काम करते हैं अर्बन लोगों की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अर्बन लोगों की इन्हांसमेंट के लिए काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है, सेकंड गलत। ये बात करते हैं गरीब लोगों की, उनके सप्रेस सेक्शंस की, मार्जिनलाइज सेक्शन की, जो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। तो ये गरीब लोगों के, उनके कॉज की बात करते हैं, उनके हित में बात करते हैं, तो ये भी सही है। दे टेक अप कंसर्न्स फॉर ह्यूमन, एनिमल एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और वो ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं। ये मुद्दे भी उनकी लिस्ट में होते हैं, मतलब अलग अलग सोशल एक्शन ग्रुप अलग अलग मुद्दों को लेकर आगे चलते हैं, ह्यूमन प्रोटेक्शन, एनिमल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये। तो अभी हमें देखो कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गए ना सोशल एक्शन ग्रुप के, और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाला हुआ है। तो जैसे देखो, वो सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, जस्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टैब्लिश करने की बात करते हैं, गरीबों के लिए बात कर रहे हैं। देन वो रेडिकल होते हैं, और मैंने आपको बताया कि कभी कभी वो वायलेंट भी हो सकते हैं, बट नहीं सॉरी, वैसे वो नॉन वायलेंट होते हैं, पर कभी कभी वो मिलिटेंट हो सकता है, माइट बी मिलिटेंट, तो ये भी मैंने आपको बताया था। सोशल एक्शन कैन बी डायरेक्टेड अगेंस्ट ग्लोबल एंड यूनिवर्सल इश्यूज सच एज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये। और कंजर्वेशन के मुद्दे पे भी बात करते हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, लोकल इश्यूज पे भी वो बात करते हैं, अल्कोहल की सेल वाला, जैसे क्राइम बढ़ रहा है, या अल्कोहल की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, ठीक है, शराब का मुद्दा, तो इन सब पे भी वो वर्क करते हैं। देन वो अपनी वॉइस रेज अगेंस्ट करते हैं जो भी गलत काम हो रहा है विलेज की कम्युनिटीज में रिसोर्स चीज के लिए। तो हमने पढ़ा ना वहाँ पे अर्बन वाला, तो अर्बन वाला गलत था, विलेज कम्युनिटी के लिए भी काम करते हैं, वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है उनके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, ग्रुप्स के लिए, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, या कोई गलत है, रॉन्ग डूअर है, उसको पनिश कराने का भी इनका काम होता है, या इलीगल तरीके से आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, पेड़ काट रहे हो, तो उसके लिए भी। तो ये सारे सोशल एक्शन ग्रुप्स के मुद्दे हैं और इनके लिए वो काम करते हैं। सो यहाँ पे बात हो रही है 13th 5 ईयर प्लान की, उसका एम क्या नहीं था, तो आपको 3 सही है, एक गलत। तो एक इफेक्टिव सिस्टम स्टैब्लिश करना, प्लान मॉनिटरिंग, मतलब मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के लिए, एक इफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्लान, किस चीज के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और इवैल्यूएशन के लिए, 13 5 ईयर प्लान का पार्ट था, तो ये था। दूसरा, डिसमेंटलिंग द प्लानिंग प्रोसेस इन स्टेजेस, और प्लानिंग प्रोसेस को ना स्टेजेस में तोड़ देना, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, फिर उसको और स्टेजेस में बांट देना। ये 13 5 ईयर प्लान में था कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं था। एनुअल प्लान, एनुअल प्लान बजट स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब एनुअल प्लान बजट लेकर आना कि हर साल एक नया एनुअल बजट आएगा, उसको इम्प्लीमेंट करना, अलग अलग स्कीम्स लेकर आना गवर्नमेंट की, उसकी स्ट्रेटेजी तैयार करना, ये भी 13 5 ईयर प्लान का पार्ट था। और सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट लाना ड्यूरिंग द प्लान पीरियड, तो धीरे धीरे हम इसमें इंप्रूवमेंट भी करेंगे, ये भी इसका पार्ट है। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 2। सो यहाँ पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा देखें तो इसका ड्यूरेशन जो है 13th 5 ईयर प्लान, ये कब आया था, 2012 से 2017 अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह। इसका मेन थीम क्या था, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, और इसमें ग्रोथ टारगेट क्या रखा गया था, तो वो था 8%। तो अब ये 3 एक्स्ट्रा पॉइंट हमें याद हो गए। 2012 से 17 के बीच में मनमोहन सिंह की सरकार थी। थीम इंपॉर्टेंट है, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, और ग्रोथ रेट परसेंटेज 8% थी। अब देखो ये ट्राइबल मूवमेंट्स कितनी बार आते हैं, और उसमें भी ये वाले पूछ लेते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस वाले कौन से मूवमेंट थे, और पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद के मूवमेंट। तो आपको उसकी भी एक अलग से लिस्ट तैयार करनी है कि प्री इंडिपेंडेंस लिखा, वहाँ पे सारे मूवमेंट्स लिखे, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के सारे मूवमेंट्स। वैसे ही दलित मूवमेंट्स के लिए भी ऐसा ही, पीजेंट्स मूवमेंट के लिए भी, सबके लिए ऐसा होना चाहिए। तो संथाल रिबेलियन, बोडो मूवमेंट, बिरसा मूवमेंट या कोल रिबेलियन। तो संथाल, बिरसा और कोल ये हमारे इंडिपेंडेंस से पहले के मूवमेंट है, यानी कि प्री 1947 से पहले। और बोडो मूवमेंट जो है इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से, यस। तो बोडो मूवमेंट है इसका आंसर, संथाल रिबेलियन, बिरसा मुंडा मूवमेंट, कोल रिबेलियन, ये सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हैं प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के। ईयर हम बाद में याद करेंगे। फर्स्ट लेबर एगिटेशन 1875 में हुई थी, ठीक है। अब इसका वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस एस बंगाली। वैसे इनका पूरा नाम तो बहुत कम ही पूछा जाता है, तो एस एस बंगाली है ये मुंबई में या बॉम्बे में फर्स्ट लेबर एगिटेशन हुआ था 1875 में, क्योंकि वहां पे जो वर्कर्स थे, वुमेन थी और चिल्ड्रंस थे, उनके साथ बहुत अत्याचार
हो रहा था, इसलिए सारे लेबर ने मिलकर प्रोटेस्ट शुरू किया। पहला ऑर्गेनाइज लेबर एगिटेशन था एसएस बंगाली का, और इसका जो फॉर्मेशन है, इसमें फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन बनाई गई थी कंट्री में 1875 में ही। इसी लेबर मूवमेंट के तहत फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। फिर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस बतानी है हमें ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की, कि हमारे ऊपर आर्थिक क्या प्रभाव पड़े इन लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के। तो ये आपको मैं चार ऑप्शन दिखा देती हूँ। तो ये चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए, बी एंड सी। रिटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल सेक्टर प्लानिंग। अब आप खुद सोचो, अगर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की तरफ, लिबरलाइजेशन की तरफ, तो हमने क्या जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको भी लेकर रखेंगे अपने साथ? नहीं, उसमें मॉडिफिकेशन लाएंगे ना। ट्रेडिशनल चीजों को तो छोड़ना पड़ेगा, क्या बोलते हैं वो, परिवर्तन ही समाज का नियम है। तो परिवर्तन आ रहा है, तो पुरानी चीजों को भी हमें थोड़ा बहुत रिटेन नहीं करके रखना, उसको भी थोड़ा जो ट्रेडिशनल लेवल पे जो हमारी ट्रेडिशनल सोच थी उसके हिसाब से जो हमारी सेक्टोरल प्लानिंग थी उसको हमें खत्म करना था। तो हमने उसको रिटेन नहीं किया। रिटेन करना मतलब कि हमने बनाए रखा, तो डी गलत होगा। बाकी हमने क्या क्या किया था ग्लोबलाइजेशन वगैरह के साथ, तो हमने ये सब्सटैंशियल गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, अब गवर्नमेंट का जो खर्चा था वो कम किया हमने हमने यानी कि गवर्नमेंट ने कम किया। फिर पूरा का पूरा प्लानिंग का प्रोसेस चेंज किया, और इंडिकेटिव प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया अपने सिस्टम में। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। पहली स्टेटमेंट है सोशल स्ट्रक्चर, वैल्यूज और एटीट्यूड्स जो है ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, कोई ऑब्वियसली इम्पैक्ट करते हैं, हमारी वैल्यूज, हमारे एटीट्यूड, हमारे सोशल स्ट्रक्चर ग्लोबलाइजेशन में प्रभाव डालता है। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन जो है वो इम्पैक्ट नोटिसेबली इम्पैक्टेड कल्चरल आइडेंटिटी, हमारे कल्चर पे भी ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पड़ा है, हमारी सोशल हार्मनी पे ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पड़ा है अमॉन्ग वेरियस सोशल ग्रुप्स। तो ये भी सही बात है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन जैसा है नहीं। अब बात आ गए हम 2020 पे। एक घंटे के अंदर देखो हमने कितना सारा कवर कर लिया। अब 2020 का अभी करें या नेक्स्ट में कर ले? तो मैं सोच रही हूँ अभी खत्म करा देती हूँ, फिर ऐसे करेंगे 2019, 18 और 2024 का पेपर जब तक मैं रेडी भी हो जाएगा अगले लेक्चर तक, तो इन तीनों को एक साथ कर लेंगे, है ना। तो अभी 2020 का खत्म कर लेते हैं, और आंसर तो आपको दिख ही गया गलती से, सो कोई बात नहीं। वैसे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या लिखा है। हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द इंडियन पॉलिटी एज बीइंग स्टेबल, नॉट इन द सेंस ऑफ स्टेशनरी अनरिस्पॉन्सिव स्टेट बट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटेड मूवमेंट। तो जो बेसिकली हमारा इंडियन राज्य था, इंडियन पॉलिटी थी, वो स्टेबल थी, इसलिए नहीं कि क्या वहाँ पे अनरिस्पॉन्सिव स्टेट था या स्टेट किसी की देख रेख करता ही नहीं था, स्टेशनरी था, नहीं, बल्कि हमारा जो इंडियन पॉलिटी था वो इसलिए स्टेबल था क्योंकि वो एक रेगुलेटेड मूवमेंट था। रेगुलेटेड मूवमेंट आपको याद होगा मॉरिस जॉन्स का जब हमने पढ़ा था मेडिएटिंग फ्रेमवर्क, याद आया? तो मेडिएटिंग फ्रेमवर्क में हमने ये चीजें पढ़ी थी कि कांग्रेस एक मूवमेंट था। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम से पढ़ाया भी था मॉरिस जॉन्स का, आप लेक्चर देखना, और इसको मैंने आपको रेगुलेटेड मूवमेंट वाला चीज भी समझाई थी पूरा। अब यहाँ पे मैं नहीं समझा रही हूँ, आप वैसे भी वीडियो लंबा होगा, फिर एनर्जी भी वेस्ट होगा, और साथ ही साथ जो मैंने पूरा प्रीवियस वीडियो बनाया फिर उसका भी कोई फायदा नहीं। तो देख लेना एक बार, बस प्लेलिस्ट में जाना पॉलिटिकल प्रोसेस की, वहां पे दिख जाएगी वीडियो, पढ़ लेना। सिंडिकेट ग्रुप ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कौन मेंबर नहीं है? ठीक है, नजलीन गप्पा, मोरारजी देसाई, कामराज या वेई बाय चौहान। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बाकी तीनों जो है सिंडिकेट ग्रुप के मेंबर हैं। तो ये देखो सिंडिकेट ग्रुप किसका था, कांग्रेस पार्टी का था ना। तो उसमें कौन कौन थे? के कामराज थे, नजलीन गप्पा थे, मोरारजी देसाई थे, भोला पासवान शास्त्री थे, वीरेंद्र पाटिल थे, हितेंद्र के देसाई थे, और बाकी भी थे, पर मेन ये 4 5 6 नाम है आपको सिंडिकेट के याद रखने हैं। सिंडिकेट आपको याद होगा कांग्रेस हो, जिसको हम ओल्ड कांग्रेस भी बोलते हैं, वो सिंडिकेट ग्रुप में आते हैं। बाकी इनके और दूसरे जो थे उनके अगेंस्ट में वो मॉडरेट्स थे, है ना। तो कांग्रेस हो यानी कि ओल्ड कांग्रेस जो कि सिंडिकेट ग्रुप्स में आते हैं। और भी काफी सारे नाम है, जैसे आपको पता होगा अतुल्य घोष थे एक, है ना, और बी डी शर्मा थे, देन अशोक मेहता थे, ठीक है, एस के पाटिल हैं, काफी सारे हैं। ठीक है, तो आप एक बार गूगल पे देख सकते हो, बाकी मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो डाल दिए। ठीक है, और फिर इसके अगेंस्ट में कौन कौन से लीडर्स थे वो भी आपको याद करना है अपना, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज के टाइम पे हमारे देश में किस तरीके की प्लानिंग होती है? एनुअल प्लानिंग होती है, सेंट्रलाइज प्लानिंग, 5 ईयर प्लान, या फिर पर्सपेक्टिव प्लानिंग? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, पर्सपेक्टिव प्लानिंग आज के टाइम पे हमारे देश में होती है, जो कि एक फिक्स होती है लॉन्ग पीरियड 15 से 25 साल तक के लिए। ये आंसर है आपका। ठीक है, इसको मैं रेड से मार्क कर दूंगी बाद में। बट इट डज नॉट इम्प्लाई वन प्लान फॉर द कंप्लीट पीरियड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये एक प्लान नहीं होता पूरे पीरियड का, कि ऐसे नहीं कि ये प्लान लगातार 15 साल तक चलेगा, नहीं, इसका अवधि 15 से 25 साल तक की होती है। और इसमें कुछ शॉर्ट शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं जो हमें, जैसे 4 5 साल का प्लान हो गया, या 5 साल का, या 6 साल का, आपके ऊपर है।
तो हर 4 साल बाद हम रिवाइज करेंगे पर्सपेक्टिव प्लानिंग, जिसको हम बोलते हैं कि इस ईयर में क्या हुआ, इन 4 सालों में क्या हुआ और हमें कैसे आगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना है। फिर 4 साल, फिर 5 साल, लेकिन जो मेन एम होगा वो हमारा 15 या 25 साल तक ही पूरा होगा। वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितने साल तक का गोल रखती है। जैसे अब आप याद करो SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 15 साल तक के गोल्स हैं, ठीक है। तो अब वो हर 4 साल है, 2 साल में पर्सपेक्टिव प्लानिंग की आपका परसेप्शन क्या हुआ, कितने ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किए, क्या बचा है, हमें 15 साल तक होने से पहले क्या क्या अचीव करना है। तो वो शॉर्ट शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और फिर उसके बाद हम पर्सपेक्टिव प्लानिंग बोलते हैं। तो बेसिकली ये फिक्स होती है लॉन्ग पीरियड के लिए, 15 से 25 साल तक। तो अगर कभी आ जाए कि क्या पर्सपेक्टिव वाले में वन प्लान ऑन द गो होता है कि एक ही बारे में 15 साल हम काट लेते हैं ना, तो नहीं, शॉर्ट रन प्लान भी होते हैं। तो ऐसा आपको असेशन रीजनिंग या स्टेटमेंट बेस में घुमा के दे सकता है। अब आपको बताना है इसमें से कौन से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बचपन बचाओ आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, विज्ञान प्रसार और मजदूर किसान संघर्ष समिति। So the correct answer for this question is option number 4, A, B and D। ठीक है, तो विज्ञान प्रसार नहीं है इसका। पहले हम देखो एक्सप्लेनेशन में लेकर आई हूँ, एक एक करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। जो ए है वो है बचपन बचाओ आंदोलन, जो कि बच्चों के राइट्स की बात कर रहा है, नाम में ही पता चल रहा है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक सिविल एंटी करप्शन मूवमेंट है, करप्शन के खिलाफ ऑब्वियसली, और ये 2011-12 का आया था। और इसमें किसकी बात हुई थी कि हमें जन लोकपाल बिल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंटी करप्शन मूवमेंट ये इसलिए किया गया था कि लोकपाल बिल को इम्प्लीमेंट करो। विज्ञान प्रसार जो है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जो इंडिया साइंस पॉपुलराइजेशन एजेंडा है। मतलब कि इंडिया को साइंस के स्तर पे बढ़ावा देना, विज्ञान के स्तर पे बढ़ावा देना। तो विज्ञान प्रसार, तो ये इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ना कि किसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का। फिर मजदूर किसान संग्राम समिति जो है वो बिहार का लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि लेबर के राइट्स की बात करता है, मजदूर के राइट्स की, फार्मर्स के राइट्स की बात करता है। तो ऐसे याद करो कि जो संग्राम साहब है वो बिहार में है, ठीक है। बिहार में कौन है, बिहारी संग्राम। ऐसे अब आपको बताना है इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच या स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव किसका है, जिसने इंडियन स्टेट की बात की है और इंडियन स्टेट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव दिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिन्होंने ये पर्सपेक्टिव दिया है, जो कि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आते हैं ना, A, B, A, C, D, तो यही आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। A, B, C, D ऐसे करके, या A, D, ठीक है। तो अब बताओ कौन से हैं इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप आपने मन में सोच लिया होगा। तो मॉरिस जॉन्स और रजनी कोठारी जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से बिलोंग करते हैं। फ्रैंकल और रुडोल्फ ऐसा कोई अप्रोच नहीं देते। बाकी मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ, ये रहे, और इसका करेक्ट आंसर ये रहा, ठीक है। तो ये थोड़ा आगे पीछे हो गई है, वैसे इसका ऑप्शन थोड़े ऊपर होने चाहिए थे। अब पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच है क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो रजनी कोठारी और मॉरिस जॉन्स से समझाने की कोशिश की थी। तो आपको पता है कि सोसाइटी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, राइट। और उन कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, सोशल चेंज लाना पड़ता है सोसाइटी में। तो जब हम सोशल चेंज लाने के लिए कोई हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उस सोशल चेंज के लिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, या कोई किसी भी तरीके का एफर्ट डालते हैं, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कैसे, अब जैसे कि ये एक सर्कल है और यहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे पे निर्भर है, ठीक है। ये चीज और A और B है, ठीक है, ये दोनों आपस में निर्भर है। अब कुछ भी थोड़ा सा भी अगर हम यहाँ पे चेंज ले आए, जैसे कि ये लाइन यहाँ से तोड़ दे, ठीक है, या कुछ भी कर दे, तो क्या होगा, अब हल्की सी लाइन टूटी है, हल्का सा चेंज आया, तो इनका तो जो आपस में रिलेशन था वो खराब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में ये चीज हमें देखने को मिलती है कि कभी भी किसी एक पार्ट में भी चेंज आता है तो दूसरे पार्ट में भी उस पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो वैसे ही हमारे इंडियन पॉलिटी में भी सेम चीज होती है, अगर किसी एक स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो दूसरे स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है, क्योंकि वो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं क्या है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे यही सेम बात लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई। और इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे फिर इन टेंशन को, अगर बीच में कोई टेंशन आ गई, जैसे आप अर्थक्वेक का जब पढ़ते हो, तो अर्थक्वेक में भी ऐसा होता है ना कि बीच में प्लेट्स में, टेक्टोनिक प्लेट्स में ऐसे थोड़ा सा भी वो आ जाता है तो वो हिल जाता है और पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो किसी दूसरे पर्सन को क्या करना पड़ता है, किसी एक पार्ट को उसको रिजॉल्व करने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है, उसमें अपने आप को एडेप्टिव चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है। तो तब जाके वो टेंशन रिजॉल्व हो जाती है। वैसे हमारे इंडियन पॉलिटी में भी है। सो बेसिकली मॉरिस जॉन्स और रजनी कोठारी स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं ऑन द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। बस इतना याद रख लो। देन यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर ऑफ द स्टेट हम किसको बोलते हैं, तो सॉफ्टवेयर ऑफ द स्टेट जो टर्म है किसके लिए यूज की गई है, अकाउंटेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो याद रखना, अगर आपको याद नहीं था तो आपसे, अकाउंटेबिलिटी रिफर्स टू द प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड्स दैट होल्ड डिसीजन मेकर्स अकाउंटेबल टू द डिसीजन मेकर्स। तो ये तो इजी, अकाउंटेबिलिटी का ही डेफिनेशन है, सबको पता ही होगा।
तो सॉफ्टवेयर ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है, जो कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए या गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी हो, और इस ऐसा कोई चीज जिससे कि हमारी गवर्नेंस अच्छी हो और साथ ही साथ हमारा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसमें भी हमारा जो ट्रस्ट है वो बना रहे, ठीक है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट है हम उसको अट्रैक्ट कर सके। तो क्योंकि अगर हम अकाउंटेबल होंगे तो ये एक स्टेट के लिए एक सॉफ्टवेयर का काम करेगा कि कोई भी डिसीजन लेते टाइम अगर हम सामने वाली पार्टी की तरफ अकाउंटेबल है तो हमारा गवर्नेंस अच्छा होगा। इसके अलावा एक और चीज जिसको अगर कभी आया पेपर में हो सकता है तो स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये दो स्तंभ है जिसको हम सॉफ्टवेयर ऑफ द स्टेट बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी को और दूसरा स्टेट मैनेजमेंट को। या कभी आपको लिखा आ सकता है स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज, तो वो भी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, स्टेट का कोई भी काम जो है, स्टेट का एप्लीकेशन है, स्टेट के कुछ भी लॉज को हम अप्लाई कर पाएंगे, उसका एप्लीकेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे इसका एग्जांपल हमको दे रखा था यहाँ पे VEUX, ये एक तरीके की लाइब्रेरी है जो कि सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करती है, गवर्नमेंट के सिस्टम पे काम करती है, ठीक है। तो स्टेट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, तो इसको भी हम सॉफ्टवेयर ऑफ द स्टेट बोलते हैं। तो ये दो कंटेक्स्ट में हमेशा बोला जाता है। सो नाउ मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा है ताकि अगर दो पेज पे गलती से आ गया है। तो एनवायरमेंटल मूवमेंट और स्टेट, तो यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन ओडिशा, चिपको मूवमेंट कर्नाटका, आपका पिको मूवमेंट उत्तराखंड है, और चिलिका मूवमेंट मध्य प्रदेश। मतलब मैंने ऐसे ये नहीं है, इसको आपको मैच करना है अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आप खुद सोचो, अभी ऑप्शन मत देखो, बिना ऑप्शन के ही सोचो कि किसका क्या है, क्योंकि ये तो इजी क्वेश्चन है ना। तो देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन सबको पता है मध्य प्रदेश का है, ठीक है। फिर देन आपको अगर मैं बताऊं चिपको मूवमेंट, तो वो ऑब्वियसली उत्तराखंड का है। देन एपिको मूवमेंट हमारा कर्नाटका का हो गया, और चिलिका मूवमेंट ओडिशा का हो गया। तो चिलिका का देखो, मैं सबसे अच्छा बताऊं, चिलिका लेक कहाँ है, चिलिका लेक भी है एक, वो ओडिशा की है। और मैंने पता है कैसे याद किया था, चील, चील होती है ना जो हवा में उड़ती है, चील आपको पता है। तो उड़ना, उड़ीसा मतलब उड़िया, उड़िया उड़िया मतलब उड़ीसा है, तो उड़ीसा, चील, चील कहाँ उड़ती है, उड़ीसा में उड़ती है। तो ऐसा हो गया, चील उड़ीसा में उड़ती है तो चिलिका ओडिशा का हो गया। नर्मदा बचाओ सबसे, ये तो इजी है, एमपी का है। चिपको आपको पता है कि कहाँ चिपके थे लोग, उत्तराखंड में जाके चिपके थे। और एपिको जो है वो जो अल्कोहल वगैरह से रिलेटेड मूवमेंट हुआ था आई गेस, तो वो कर्नाटका का है। तो हम एपिको कहाँ गए थे, पीने कहाँ गए थे, पीको, पीको पीने कहाँ गए थे, हम कार में बैठ के पी रहे थे, ऐसा करके कुछ। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर था। बाकी मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन डाली है, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 का है। और किस चीज के लिए, ये भी क्वेश्चन आ रखा है इसके बाद वाले उसमें, कि रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के लिए था। तो ये एक लाइन या कीवर्ड याद रख लो, रट लो कुछ भी, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के लिए ये मूवमेंट करा गया था। और ये पॉलिसी स्टार्ट हुई थी वहां पे, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट किया गया था, क्योंकि उनको रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन इशू था, बस इतना याद रखना है। 225 2.5 लाख लोग कुछ थे, ऐसा बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे थे नर्मदा रिवर पे, वो आपको सबको पता ही है। ओरिजिनली जो इसका नाम था, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम पहले एनबीए बाद में पड़ा, पहले इसका नाम किस नाम से इसको शुरुआत की गई थी, तो नर्मदा धर्म धर्म रक्षक समिति, या फिर हम जिसको बोले कमेटी फॉर नर्मदा डैम अफेक्टेड पीपल, तो इस नाम से इसकी शुरुआत की गई थी। धरणग्रस्त लिखा है वैसे तो ये, ठीक है। दिस मूवमेंट वाज रीनेम्ड एनबीए इन 1989, तो 89 में इसको, इसका नाम एनबीए रखा था। तो 85 में शुरुआत हुई, 85 में इसको ये बोला जाता था, एनडीएस बोला जाता था, और एनबीए 1989 में बोला जाने लगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए। और बाकी ये एक इम्पोर्टेंट इन्फो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट आपको पता है, चिपको आंदोलन भी बोलते हैं, नॉन वायलेंट मूवमेंट था। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा कि ट्रीज को लोगों ने हक करा था, और उस टाइम पे जो उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। 1973 का ये मूवमेंट है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देन पीको मूवमेंट जो है 1983 का है, उसके 10 साल बाद, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फिर उसके बाद क्या है, इसमें मेन वुमेन और चिल्ड्रन ने, जो सलकानी के मैन वुमेन और चिल्ड्रन थे, उसमें उन्होंने ट्रीज को हग किया था इन खलासे फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये भी ट्रीज से रिलेटेड मूवमेंट है, और इसमें भी हगिंग को कन्नड़ में एपिको बोलते हैं। किसको हग करना, मतलब कन्नड़ में एपिको बोलते हैं। तो उस टाइम पे भी ट्रीज को हक किया गया था, तो ये चिपको जैसा ही आंदोलन था, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रीज को हक किया गया और अवेयरनेस बढ़ाई गई साउथ इंडिया। तो जैसे ये नॉर्थ इंडिया का हो गया चिपको वाला, और एपिको साउथ इंडिया का हो गया। तो उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था। 81% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया को इस मूवमेंट ने मतलब उस टाइम पे जो उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट था वो 80% हुआ करता था वहाँ का, साउथ इंडिया का मतलब, या कन्नड़ का, ठीक है। तो 1950 में तो वहां पे ट्रीज काटे जा रहे थे, तो 83 में ये मूवमेंट हुआ। देन जो चिलिका मूवमेंट था,
शायद मैंने जो ड्रिंक वाला अल्कोहल वाला पढ़ा था वो भी इसी नाम से मिलता जुलता है, तभी आई गॉट कंफ्यूज्ड। देन चिलिका मूवमेंट जो है वो एग्जांपल है पीपल स्ट्रगल ऑन वाइटल इश्यूज ऑफ कॉमन कंसर्न स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वायरमेंट। तो चिलिका मूवमेंट इससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। 1990s में चिलिका बचाओ मूवमेंट शुरू किया था फिशरमैन ने, ठीक है। फिशरमैन ने शुरू किया अराउंड चिलिका लेक इन ओडिशा हु रेजिस्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड श्रिम्प फार्म प्रोजेक्ट। तो किसके अगेंस्ट ये मूवमेंट हुआ था ये पता होना चाहिए, आ रखा है पेपर में। ये है ISFP यानी कि इंटीग्रेटेड श्रिम्प फार्म प्रोजेक्ट शुरू किया था सरकार ने वहाँ। उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट फिशरमैन ने, मछुआरों ने ये मूवमेंट किया था। और ये जो, क्योंकि जो प्रोजेक्ट था वो उनकी लाइवलीहुड के लिए एक थ्रेट था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ लिस्ट वन लिस्ट टू, यहाँ पे एक तरफ है सेंटर्स ऑफ अर्ली द्रविडियन मूवमेंट और दूसरी तरफ है उनके लीडर्स। तो यहाँ पे कौन सा मूवमेंट किस लीडर ने कहाँ किया था वो बताना है। तो यहाँ पर पॉज करके थोड़ी देर आंसर सोच सकते हो। तो तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, वैसे तो मद्रास है। अगर मद्रास का देखें तो एम से मद्रास, एम से MS राजा। तो राजा जी जो थे मद्रास के थे, मैंने ऐसे याद किया था, राज राजा है ना, राजा राज जो भी। तो मद्रास का A का 4 है, A का 4 हमारा यही है, मतलब थर्ड होगा हमारा करेक्ट आंसर। B का 3 हैदराबाद देखते हैं तो BR वर्मा, वर्मा जी हैदराबाद के, तो वर्मा साहब जो है बैड बॉय है, ठीक है। तो बैड, मेरे को हैदराबाद से मतलब बैड याद आते तो बैड से वर्मा बैड बॉय है, तो BR वर्मा। देन मैसूर की बात करें तो मैसूर का हो गया मुर्गेश पिल्लई, ठीक है, तो कि ये साउथ इंडिया का नाम है। और वैसे मुर्गेश पिल्लई मैसूर, ठीक है, माई पिल्लई ऐसे करके याद रख लो। तो माई से मैसूर और पिल्लई। देन नागपुर, नागपुर से नागिन, ठीक है, तो विठोबा राव जी। तो विठोबा राव जी जो थे, और राव जी जो होते हैं ना बहुत ऐसे होते हैं ना, पावरफुल होते हैं, डरते नहीं है किसी से। तो उनके वहां पे नाग आ गया था तो उन्होंने नाग को भी भगा दिया राव जी ने। तो विठोबा राव जी ने नागपुर ने ये इसको हटा दिया। तो ऐसे महाराष्ट्र नाम है, जैसे नागपुर हो गया, नागपुर का यहाँ पे विठोबा राव जी। तो यहाँ पे करेक्टली मैच यहाँ पे दिखाए हुए हैं मैंने आपको, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है, आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन हैज हेल्प डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो इंडिया में डेमोक्रेसी को बहुत हेल्प किया ग्लोबलाइजेशन ने, कि हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हो गई ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से। तो ऐसा तो नहीं हुआ था ना, बल्कि डेमोक्रेसी तो हमारी वीकेंड हो गई थी, बाहर का सामान जा रहा था, सब इधर उधर हो रखा था, कल्चर हमको इन्फेक्ट कर रहा था, दूसरे कल्चर से हम इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो ये गलत हो गया। देन ग्लोबलाइजेशन हैज डीपली इम्पैक्टेड इंडियन सोसाइटी। तो यस, देखो एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो दोनों स्टेटमेंट तो एक साथ सही हो नहीं सकती। ये है कि हाँ इंडियन सोसाइटी को इम्पैक्ट तो किया था, तो ये सही, तो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए इसका। यस, फोर्थ ऑप्शन पहला इनकरेक्ट है और दूसरा ट्रू है। सो 2019 का पेपर आ गया जून। तो मैंने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थर्ड लेक्चर में सारा खत्म हो जाएगा पॉलिटिकल प्रोसेस। एंड कमेंट करना कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, सो कि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, और कमेंट्स करोगे उस हिसाब से फिर मैं आगे भी लेकर आऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।